हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बैक टू द बेसिक्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग मध्यकालीन बिहार यानी कि मेडिएवल बिहार की हिस्ट्री को बहुत ही अच्छे से कवर करेंगे। ये वीडियो मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 घंटे का होगा और इस 2 घंटे के अंदर में 70th जो 70वीं बीपीएससी की परीक्षा है या फिर कोई भी बिहार से रिलेटेड एग्ज़ाम्स हो, आने वाली बीपीएससी की परीक्षाएं हो, उन सभी एग्ज़ाम्स में इस वीडियो के थ्रू आपको मैक्सिमम बेनिफिट होगा, क्योंकि मात्र 2 घंटे के अंदर आप मध्यकालीन बिहार को 100% कवर कर लेंगे। 100%, एक भी परसेंट छूटेगा नहीं। दूसरी बात क्या है कि आपको हैंड रिटेन नोट्स साथ के साथ में प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो मतलब आपको किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन लेने की आवश्यकता ही नहीं है कि मैं किस प्रकार से नोट्स बनाऊंगा, कितना मुझे लिखने की ज़रूरत है, कितना समझने की ज़रूरत है। A to Z द एंटायर लेक्चर इज गोइंग टू बी इन द नोट्स फॉर्मेट ओनली। ठीक है, हर चीज़ आपको समझा दिया जाएगा और हर चीज़ का आपको प्रॉपर नोट्स, जो कि आपके प्रीलिम्स परीक्षा के लिए और मेंस परीक्षा दोनों के लिए ही काफ़ी कारगर साबित होगी। और ये पूरा संपूर्ण वीडियो मात्र आपको 2 घंटे में बता दिया जाएगा विथ ऑल द इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, ऑल द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड विद द मेडिएवल हिस्ट्री ऑफ बिहार। आपको बस एक ही काम करना है, आप या तो साथ के साथ में नोट्स बनाते चलें, ठीक है, और या तो दूसरा काम आप ये कर सकते हैं कि इसी वीडियो को फर्स्ट टाइम आप 1x की स्पीड में, सेकेंड टाइम 1.5x की स्पीड में और थर्ड टाइम में 2x की स्पीड में सुन करके एग्ज़ाम में जा कर के बैठ जाए। आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये आप सभी लोगों को मैं प्रॉमिस करता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं मध्यकालीन बिहार का इतिहास। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहला काम ये करिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और अगर एंड में अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, कारगर लगता है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो मध्यकालीन बिहार का इतिहास दोस्तों स्टार्ट होता है आपका, देखिए, पाल एम्पायर से। ठीक है, तो जो पाल एम्पायर है, अगर हम लोग बिहार का जो मेडिएवल हिस्ट्री उसको डिवाइड करें तो इसको 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। एक है अर्ली मेडिएवल हिस्ट्री, अर्ली, और एक है लेटर मेडिएवल हिस्ट्री। तो अर्ली मेडिएवल हिस्ट्री में 3 डायनेस्टीज हैं, जिसमें कि पाल है, ठीक है, सेन है और कर्नाट डायनेस्टी है। लेटर जो मेडिएवल हिस्ट्री ऑफ बिहार है, इसमें आपका आ जाएगा वो सल्तनत पीरियड वाला सारा, ठीक है, यानी कि स्लेव डायनेस्टी, ठीक है, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी, उसके बाद फिर मुगल एरा। तो ये लेटर मेडिएवल हिस्ट्री ऑफ बिहार, सब कुछ इसमें कवर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं दोस्तों। तो मेडिएवल हिस्ट्री ऑफ बिहार जो है वो फॉरेन इन्वेजन से भरा हुआ, यानी कि बाहरी आक्रमणकारी लोग बिहार में आते हैं, यहाँ पर युद्ध होता है, ठीक है, और मुस्लिम रूल का भी इस्टेब्लिशमेंट होता है। ठीक है, अर्ली मेडिएवल हिस्ट्री ऑफ बिहार को अगर हम लोग समझें तो ये शुरुआत होता है इसका पाला एम्पायर से। पाला का जो रूलिंग सीट है, समझ लीजिए, तो ये बंगाल और बिहार का क्षेत्र है मेनली। जब पाल के समकालीन ही देख लीजिए, भारत में गुजरात के आसपास में गुर्जर प्रतिहार नाम की डायनेस्टी थी, डेक्कन में राष्ट्रकूट नाम की डायनेस्टी थी, ठीक है, और बाकी कुछ छोटी डायनेस्टीज थी, जैसे यहाँ ईस्टर्न चालुक्याज, फिर इधर वेंगी, ठीक है, चालुक्याज ऑफ वेंगी, फिर इधर पल्लवा डायनेस्टी, इधर पांड्याज डायनेस्टी और इधर चेरा डायनेस्टी। पल्लवा के बाद यहाँ पर धीरे धीरे चोल आ जाएगा, ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। और इधर अफगानिस्तान के आसपास में अभी चल रहा है हिंदू शाही रूलर्स का रूल चल रहा है अफगानिस्तान वगैरह के आसपास में। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये मैप आप अपने दिमाग में थोड़ा प्रिंट करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। आइए दोस्तों, पाल का अर्थ क्या होता है? पाल का अर्थ होता है दोस्तों प्रोटेक्टर, जैसे गोपाल, यानी कि गाय को जो प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। जो पाल डायनेस्टी के रूलर्स थे उन लोगों ने बुद्धिज्म को एक्टिवली प्रमोट किया है दोस्तों, ऐसा मतलब छुपा करके नहीं कि हाँ बुद्धिज्म मानते हैं लेकिन हिंदुइज्म को प्रमोट कर रहे हैं। हालांकि थे ये लोग सेक्युलर, ठीक है, यानी कि दूसरे धर्मों को भी प्रोटेक्ट करते थे, बट प्रोमोट वो लोग बुद्धिज्म को करते थे, ठीक है। इनका जो रूलिंग एरिया था वो आज का बांग्लादेश है और आज का पूर्वी भारत का एरिया है, ठीक है। बुद्धिज्म के अंतर्गत जो पाल डायनेस्टी के रूलर्स थे वो लोग मेनली महायान बुद्धिज्म और वज्रयान बुद्धिज्म को प्रमोट करते थे दोस्तों। वज्रयान बुद्धिज्म को ही हम लोग तांत्रिक बुद्धिज्म भी बोलते हैं। ठीक है, गौतम बुद्ध की जो माता का नाम था उनका नाम था माया देवी। हालांकि उनका पालन पोषण किसने किया था दोस्तों? तो गौतम बुद्ध का पालन पोषण किया था गौतमी प्रजापति ने, ठीक है, या गौतमी ने, ठीक है ना।
तो उनका पालन पोषण गौतमी ने किया था क्योंकि माया देवी की मृत्यु हो गई थी। तो ये जो तांत्रिक बुद्धिज्म है ना, उसमें इस माया देवी की काफ़ी पूजा होती है, और इन माया देवी की पूजा हिंदू धर्म में भी होती है। जो तांत्रिक रिलीजन है, ठीक है, तांत्रिक संप्रदाय, तंत्र संप्रदाय में माया देवी की पूजा हिंदू धर्म में भी होती है। तो यही है वज्रयान स्कूल या फिर तांत्रिक बुद्धिज्म, और महायान को भी ये लोग काफ़ी हद तक फॉलो करते थे दोस्तों। जो सोमपुरा महाविहार है, ठीक है, सोमपुरा महाविहार इनके टाइम में ही बसाया गया। फिर नालंदा और विक्रमशिला को काफ़ी सपोर्ट दिया गया, क्योंकि नालंदा पहले से ही था, विक्रमशिला हालांकि इनके टाइम में ही क्रिएट हुआ है। नालंदा यूनिवर्सिटी पहले से ही थी, नालंदा यूनिवर्सिटी और जो मोनेस्ट्री वो पहले से ही थी, तो उसको ये लोग अधिक से अधिक सपोर्ट दिए। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को इन लोगों ने ये किया, सपोर्ट किया दोस्तों। पाला डायनेस्टी का अगर हम लोग टाइम पीरियड देख लें, तो पाला डायनेस्टी का टाइम पीरियड है 750 से 1150 AD, ठीक है। और पाला डायनेस्टी की शुरुआत होती है दोस्तों शशांक जो है, जो रूलर है आपका बंगाल के क्षेत्र का, उसके डेथ के पश्चात, ठीक है। जब शशांक की डेथ होती है तो वहाँ पर एनार्की फैल जाती है, एनार्की फैल जाती है। तो इस एनार्की को दूर करने के लिए वहाँ के जो बड़े बुजुर्ग रहते हैं वो लोग एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन करते हैं और गोपाल को अपना एक तरीके से रूलर बनाते हैं, ठीक है। तो गोपाल समझ लीजिए तो एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड रूलर था, ठीक है ना। गोपाल जो है यानी कि पाल डायनेस्टी का फाउंडर, पाल डायनेस्टी का फाउंडर, पाल डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? गोपाल, या फिर फर्स्ट रूलर ऑफ पाल डायनेस्टी जो है गोपाल, इसको डेमोक्रेटिकली इलेक्ट किया गया था दोस्तों। क्यों इलेक्ट गया था डेमोक्रेटिकली? गौर में यानी कि उस टाइम के वेस्ट बंगाल में एनार्की को, ठीक है, अराजकता को समाप्त करने के लिए गोपाल को इलेक्ट किया गया था 750 AD में, और ये 750 AD से लेकर के 770 AD तक ये रूल करता है। देखिए पूरा डायनेस्टी का टाइम पीरियड दिमाग में बिठा लीजिए, 750 से लेकर के 1150 AD तक चलेगा, लगभग 400 साल, ठीक है ना। तो 750 से लेकर 770 AD तक गोपाल रूल करते हैं और इनको डेमोक्रेटिकली इलेक्ट किया जाता है। तो ये फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन हो गया दोस्तों उस तरीके का, ठीक है ना। और ये जो है बंगाल और बिहार तक में इनका शासन था। तो ठीक बात है, जो शशांक था वो भी बंगाल और बिहार में रूल करता था। देख लीजिए ये पाल का रूलिंग क्षेत्र है, मैक्सिमम क्षेत्र, ठीक है। अब देखिए जो एम्पायर का जो मैक्सिमम पीक आया दोस्तों, ठीक है, वो आता है धर्मपाल और देवपाल के टाइम में, ठीक है। धर्मपाल और देवपाल के टाइम में जो मैक्सिमम स्ट्रेच था एम्पायर का। देखिए कोई भी जब एम्पायर बनता है ना, जैसे मगध एम्पायर है, तो वो शुरू में बिल्ड होता है तो बड़ा होते जाता है, बड़ा होते जाता है, बड़ा होते जाता है। फिर जब बाद के जो वीक रूलर्स आते हैं, कमजोर शासक जब आते हैं, तो वो एम्पायर फिर छोटा होते जाता है, छोटा होते जाता है, छोटा होते जाता है, और अंत में वो समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो इस एम्पायर का जो मैक्सिमम स्ट्रेच था, यानी कि जब ये एम्पायर सबसे ज़्यादा मजबूत था, तब इसके अंतर्गत असम भी आता था, उत्कल यानी उड़ीसा भी आता था, वेस्ट में कंबोज यानी कि आपका अफगानिस्तान तक ये टच करता था, साउथ में ये डेक्कन तक टच करता था। तो ये मैक्सिमम स्ट्रेच था। हालांकि ऐसा नहीं कि शुरू से अंत तक इतना ही स्ट्रेच में ये फैला हुआ होगा, ये घटते बढ़ते रहता होगा, ठीक है। फिर देखिए दोस्तों पाल एम्पायर के दौरान में नालंदा यूनिवर्सिटी और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी नालंदा जिला में ही है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी आपके भागलपुर जिला में है, ठीक है, भागलपुर जिला में है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, कि पाल डायनेस्टी के दौरान ये दोनों यूनिवर्सिटी अपने पीक पर पहुंच गई, क्योंकि काफ़ी फंडिंग वगैरह ये लोग देते होंगे, ठीक है। और पाल डायनेस्टी के टाइम में ही दोस्तों जो बिहार और बंगाल पर एक साउथ इंडियन एम्पेयर जिसको राजेंद्र चोल वन कहा जाता है, उसने भी अटैक किया था, और अटैक भी किया था, यहाँ तक कि जीत भी लिया था ये राजेंद्र चोल वन। और इसीलिए ये साउथ में जा करके एक मंदिर बनाता है जिसका नाम है गंगई कोंडा चोलपुरम, ठीक है। राजेंद्र चोल वन ने मंदिर बनाई गंगई कोंडा चोलपुरम, ठीक है। क्यों बनाई गंगई कोंडा चोलपुरम? क्योंकि वो गंगा तक वो मतलब जीत करके वापस गया था, ठीक है। क्योंकि वो गंगा तक वो जीत करके वापस गया था, इसीलिए उसने एक टेम्पल बनाई गंगई कोंडा चोलपुरम, ठीक है। आइए, तो गोपाल का टाइम पीरियड आपको पता ही है कि 750 से लेकर के 770 AD तक है, और इसको राजा बनाया गया था मत्स्य न्याय की स्थिति को दूर करने के लिए। मत्स्य न्याय क्या होता है?
मत्स्य न्याय बेसिकली एनार्की को ही मत्स्य न्याय बोलते हैं, एनार्की या अराजकता को। यानी जब किसी का भी राज नहीं होता है उस सिचुएशन को अराजकता बोलते हैं, एनार्की बोलते हैं। जब किसी का भी राज नहीं होगा दोस्तों, तो जो मजबूत लोग रहेंगे, ठीक है, मजबूत लोग रहेंगे, वो अपने से दुर्बल कमज़ोर लोगों को क्या करेंगे, परेशान करेंगे। यानी जैसे जैसे पानी में बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, मत्स्य का अर्थ होता है मछली, जिस तरह से बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, उसी तरीके से अगर जो समाज के जो बाहुबली जो लोग हैं, वो लोग निर्बल लोगों पर, दुर्बल लोगों पर अपना अन्याय करना शुरू कर दे, तो उस स्थिति को मत्स्य न्याय बोलते हैं। तो इस मत्स्य न्याय की स्थिति को दूर करने के लिए ही गोपाल को वहाँ का रूलर बनाया गया था, ठीक है। और ये बात हमें पता चलती है दोस्तों खलीमपुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन से। खलीमपुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन किससे रिलेटेड है, तो गोपाल को राजा बनाए जाने से रिलेटेड है। खलीमपुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन इज रिलेटेड टू चूजिंग गोपाल एज द किंग ऑफ द रीजन, ठीक है। इस चीज को आप लोग को याद रखना है। खलीमपुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन इज रिलेटेड टू चूजिंग गोपाल एज द किंग। देखिए, फिर गोपाल ने दोस्तों, गोपाल ने उदंतपुरी में यानी बिहार शरीफ में एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री और एक यूनिवर्सिटी भी बनवाई थी, ठीक है। एक बात आपको ध्यान में रखना है कि नालंदा में एक और यूनिवर्सिटी थी जो कि गुप्ता टाइम में ही क्रिएट की गई थी, नालंदा यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो इस नालंदा यूनिवर्सिटी को तो वो सपोर्ट करता ही था, और इससे ज़्यादा दूर नहीं है, ये उदंतपुरी यूनिवर्सिटी भी उसी आसपास वाले क्षेत्र में ही है। उदंतपुरी यूनिवर्सिटी को भी उसने क्रिएट किया, मतलब नालंदा यूनिवर्सिटी को फंड भी करता था, और प्लस उसने उदंतपुरी यूनिवर्सिटी भी बिहार शरीफ में बनवाई थी, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। गोपाल से रिलेटेड है खलीमपुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, ठीक है। टाइम पीरियड है इसका 750 से लेकर के 770 AD, ठीक है। आइए दोस्तों, गोपाल के बाद जो उसका बेटा है धर्मपाल, वो रूल करता है, ठीक है। यानी 770 AD से इसका रूल स्टार्ट होगा, ठीक है। इसने प्रतिहार रूलर जो वत्सराज है उसको इसने हरा दिया था, धर्मपाल ने, ठीक है। अब मैंने आपको जो मैप बनाया था, तो मैप में इधर साइड क्या कौन थे, इधर साइड थे पाल, इधर है गुर्जर प्रतिहार, और इधर है आपका राष्ट्रकूट। यानी ये तीनों समकालीन थे। और आपको बता दूं, इन तीनों के बीच में एक ट्राई पैराटाइट स्ट्रगल होते रहता था कन्नौज पर कैप्चर करने के लिए। कन्नौज बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र था, ठीक है। और इन तीनों रूलर्स के रूलिंग जो डायनेस्टीज है, इनके स्टार्ट होने से पहले हर्षवर्धन का वो रूलिंग सीट था। कौन सा रीजन, कन्नौज। तो जब हर्षवर्धन वगैरह समाप्त हो गए, तो ये जो नई 3 डायनेस्टीज उपजी है, यानी कि इधर पाल, इधर गुर्जर प्रतिहार और इधर आपका राष्ट्रकूट, ये तीनों इस कन्नौज पर कैप्चर करना चाहते थे और आपस में इनकी लड़ाइयाँ होते ही रहती थी, ठीक है ना। तो आइए, इसी लड़ाई में से एक लड़ाई की बात कर रहा है जिसमें से कि धर्मपाल जो है वो प्रतिहार के राजा वत्सराज को हरा देते हैं, ठीक है। फिर राष्ट्रकूट डायनेस्टी का जो ध्रुव है दोस्तों, वो क्या करता है, वो धर्मपाल को भी हरा देता है और वत्सराज को भी हरा देता है, ठीक है। फिर देखिए, फिर वत्सराज का जो बेटा है नागभट्ट, ठीक है, वो क्या करता है कि धर्मपाल को हरा देता है मुंगेर में। वत्सराज का बेटा नागभट्ट वो धर्मपाल को हरा देता है मुंगेर में, ठीक है। फिर दोस्तों धर्मपाल और राष्ट्रकूटा एम्पेरर गोविंदा मिल करके क्या करते हैं, नागभट्ट को हरा देते हैं, ठीक है। बेसिकली आपके दिमाग में ये तो जरूर रहना चाहिए कि पालाज, राष्ट्रकूटाज और गुर्जर प्रतिहार के बीच में लड़ाइयाँ चल रही है, ठीक है। और कुछ कुछ रूलर्स का आपको नाम याद रखना है, समकालीन रूलर्स कम से कम, जैसे वत्सराज, नागभट्ट, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको। और ध्रुव कहाँ से था, राष्ट्रकूटा से था। वत्सराज कहाँ से था, गुर्जर प्रतिहार से था। नागभट्ट कहाँ से था, तो नागभट्ट आपका ये भी गुर्जर प्रतिहार से था, ठीक है। और बाद में जब नागभट्ट वगैरह को हरा दिया धर्मपाल ने, ठीक है ना, तो फिर इसने नॉर्थ इंडिया को पूरा कैप्चर कर लिया और पूरा अच्छे से नॉर्थ इंडिया को इसने कंट्रोल किया। और इसलिए धर्मपाल को जो टाइटल दिया गया दोस्तों, परमेश्वर परम भट्टारक महाराजाधिराज, ठीक है, परमेश्वर परम भट्टारक महाराजाधिराज। तो ये लोग बड़ी बड़ी टाइटल्स से ये दिखाना चाहते थे, अपनी स्ट्रेंथ दिखाना चाहते थे बेसिकली, ठीक है। बड़ी बड़ी टाइटल से लोग अपनी स्ट्रेंथ को दिखाने के लिए ही रखते थे।
आइए, फिर जब कन्नौज को इसने जीत लिया, मैंने आपको बताया था ना कन्नौज के लिए तीनों के बीच में ही लड़ाई होती थी, पाल के बीच में, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच में। तो जब कन्नौज पर भी कैप्चर कर लिया धर्मपाल ने, तब दोस्तों उसने टाइटल लिया उत्तर पथ स्वामिनी, ठीक है। और कन्नौज में उसने एक बहुत बड़ी दरबार लगाई और उसने टाइटल लिया उत्तर पथ स्वामिनी, यानी कि लॉर्ड ऑफ द नॉर्थ, लॉर्ड ऑफ द नॉर्थ। आपने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा है तो आपको लॉर्ड ऑफ द नॉर्थ याद आ जाएगा। एनीवेज, तो उत्तर पथ स्वामिनी किसका टाइटल था? तो धर्मपाल का टाइटल था। उत्तर पथ स्वामिनी वाज द टाइटल ऑफ धर्मपाल, ठीक है। ये भी एक बुद्धिस्ट था दोस्तों, ये भी एक बुद्धिस्ट था। और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना इसी ने की। देखिए, उदंतपुरी यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की? तो गोपाल ने की। उदंतपुरी यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की? उदंतपुरी यूनिवर्सिटी बिहार शरीफ में, उसकी स्थापना गोपाल ने की, ठीक है। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की? तो धर्मपाल ने की। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? तो ये अंटीचक एक गांव है भागलपुर में, वहीं पर अंटीचक गांव है भागलपुर में, वहीं पर विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की? धर्मपाल ने की, ठीक है। फिर इसने नालंदा यूनिवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए, मैनेज करने के लिए दोस्तों, इसने 200 गांव भी दिए थे कि 200 गांव से जो भी कर आता है, रेवेन्यू आता है, उसको यूज करके आप लोग नालंदा यूनिवर्सिटी को मैनेज करिए। तो एकदम बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग चल रहे हैं कहानी के फॉर्मेट में। फिर दोस्तों, धर्मपाल का जो बेटा है देवपाल, वो अगला शासक बनता है, ठीक है। पालों का अगला शासक बनता है धर्मपाल का पुत्र देवपाल। और इसने क्या किया दोस्तों? मुंगेर को अपनी राजधानी बना ली। तो मुंगेर किसकी राजधानी थी? देवपाल की। देवपाल की राजधानी कहाँ थी? तो मुंगेर। देवपाल की राजधानी कहाँ थी? मुंगेर। तो यही भागलपुर मुंगेर आसपास में ही है, आपको मैप में ध्यान होना चाहिए, ठीक है। और ये पाल डायनेस्टी का सबसे मजबूत शासक था, क्योंकि देखिए लगभग जो थर्ड जनरेशन होती है वही सबसे स्ट्रॉन्ग जनरेशन होती है किसी भी बढ़ते हुए आपके डायनेस्टी में। किसी भी बढ़ते हुए डायनेस्टी की खास बात यही होती है कि जो थर्ड जनरेशन होती है वही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जनरेशन होती है, स्ट्रॉन्ग रूलर वहीं पर होता है सबसे ज़्यादा। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जैसे मौर्यन रूल में आप देखिएगा तो सबसे पहले आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, फिर आते हैं बिंदुसार, और फिर आते हैं अशोक मौर्य। और आपको पता है कि जो मौर्यन किंगडम है उसमें अशोक मौर्य को क्या कहा गया है? अशोका द ग्रेट, यानी कि ये ग्रेटेस्ट रूलर थे। उसी तरीके से अगर आप मुगल में जाइएगा तो मुगलों में सबसे पहले आ गया मान लीजिए बाबर, फिर आ गया हुमायूं, फिर आ गया अकबर। तो अकबर ही कहीं ना कहीं मुगलों का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शासक था, ठीक है ना। इसमें कोई डिबेट वाली कोई बात ही नहीं है। तो जो बढ़ता हुआ कोई भी डायनेस्टी है तो उसमें एक्चुअली ये ट्रेंड देखा गया है, स्पेशली इंडिया में, कि जो थर्ड जनरेशन होता है रूलर होता है वही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रूलिंग इस्टेब्लिश कर पाता है, ठीक है। तो ये तो हम लोग समझ गए दोस्तों। ही वॉज द मोस्ट पावरफुल रूलर। कौन? देवपाल, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ने स्टार्ट किया गोपाल से। गोपाल ने क्या किया? उदंतपुरी यूनिवर्सिटी बनाई, ठीक है ना। फिर हम लोग आए धर्मपाल में। धर्मपाल ने क्या बनाया दोस्तों? विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बनाई, ठीक है। इसके बाद हम लोग धर्मपाल के बाद आ रहे हैं देवपाल में, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शासक है पाल का, ठीक है। पाल कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन के बताता है कि इसने उत्कल यानी उड़ीसा को और प्राग ज्योतिष यानी कि असम को भी कैप्चर कर लिया था, ठीक बात है। देवपाल से रिलेटेड जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो हमें मिलते हैं घोड़ावन में, हिल्सा में, नालंदा में और मुंगेर में। फिर से सुन लीजिए, इंस्क्रिप्शंस ऑफ देवपाल आर फाउंड इन घोड़ावन, हिल्सा, नालंदा एंड मुंगेर, ठीक है। अब देखिए, देवपाल के टाइम में एक रूलर है सुवर्णभूमि। सुवर्णभूमि समझ लीजिए आज का कर्नाटक, ठीक है ना। तो कर्नाटक का एक रूलर है बलपुत्र देव। तो बलपुत्र देव ने दोस्तों नालंदा में एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री बनाई थी देवपाल के शासनकाल के दौरान ही, ठीक है। तो बलपुत्र देव, ए रूलर ऑफ सुवर्णभूमि, फाउंडेड ए बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री एट नालंदा ड्यूरिंग विच रूलर? तो ड्यूरिंग देवपाल। इस तरह से क्वेश्चंस आपको बनाया जा सकता है, बहुत ही इजी होगा अगर आपने पढ़ा है, तो नहीं तो ये इम्पॉसिबल है आपके लिए आंसर करना। देखिए दोस्तों, देवपाल के बाद कहीं ना कहीं पाल रूलर्स का डिक्लाइन बिगिन हो जाता है, ठीक है। तो देवपाल के बाद देखिए कौन कौन आते हैं रूलर्स। देवपाल के बाद विग्रहपाल के बाद नारायणपाल, फिर राज्यपाल,
फिर गोपाल टू, ठीक है। देखिए गोपाल वन तो फाउंडर है, गोपाल वन कौन है, फाउंडर है, और गोपाल टू के बाद आते हैं महिपाल वन, ठीक है। और इस टाइम मतलब पाल लोगों ने साउथ ईस्ट एशिया, चाइना वगैरह से इनका अच्छा ट्रेड रिलेशन था दोस्तों। तो याद रखिएगा देवपाल के बाद कहीं ना कहीं जो इनका डिक्लाइन है वो शुरू हो जाता है। फिर भी कई सारे रूलर्स आते हैं जैसे विग्रहपाल, नारायण पाल, राज्यपाल, ठीक है, गोपाल और महिपाल। अब देखिए कुछ कुछ चीज़ें आपको फैक्ट के तौर पर याद कर लेना है कि महिपाल टू का कोर्ट पोएट था नंदी। महिपाल टू के कोर्ट पोएट का क्या नाम था दोस्तों, नंदी था। और पाल एम्पायर का जो लास्ट रूलर था उसका नाम था रामपाल। पाल एम्पायर का लास्ट रूलर का नाम था रामपाल, ठीक है। पाल एम्पायर का लास्ट रूलर कौन था, रामपाल। अब देखिए जो महिपाल है उसके शासन के बारे में हम लोग को कुछ चीज़ें जाननी चाहिए। जैसे महिपाल वन जो है ये 988 एडी से इसका शुरुआत होता है रूलिंग का, और इसको पाल डायनेस्टी का कहीं ना कहीं सेकेंड फाउंडर बोला जाता है, ठीक है ना। क्या बोला आपको, 750 से लेकर के 1150 एडी तक चलेगा। तो 750 से आते आते इस टाइम तक तो पाल रूल काफ़ी डिक्लाइन हो गया है, लेकिन अभी 150 साल और इसको चलना है। तो कहीं ना कहीं इसको एक बार फिर से मजबूत किया जाएगा, किसके द्वारा, महिपाल वन के द्वारा। तो महिपाल वन को बोला जाता है सेकेंड फाउंडर ऑफ द पाल डायनेस्टी, ठीक है। और राजेंद्र चोल जो है दोस्तों, राजेंद्र चोल वन जो है, राजेंद्र चोल प्रथम जो है, इसी के दौरान यानी महिपाल वन के दौरान ही इसने बिहार और बंगाल पर अटैक भी किया था और वो जीत भी गया था, ठीक है ना। और महिपाल वन की मृत्यु हो जाती है 1023 एडी में, 1023 एडी में। अब देखिए 11th सेंचुरी कहीं ना कहीं पार हो गई है अब ऐसे ही करते करते। तो 12th सेंचुरी के अंदर में सेन डायनेस्टी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इसको अटैक वगैरह करना शुरू कर देते हैं, और धीरे धीरे करके जो पाल एम्पायर है दोस्तों वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है, पाल एम्पायर डिसइंटीग्रेट हो जाता है, ठीक है। देवपाल के अंदर में कुछ टाइम तक पाटलिपुत्र भी बिहार का कैपिटल था, यानी उनके पूरे एम्पायर का बेसिकली कैपिटल था पाटलिपुत्र कुछ समय तक, ठीक है, अंडर देवपाल। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब देखिए जो गर्ग ब्राह्मण होते हैं दोस्तों, ठीक है, उन लोगों ने पाल रूलर्स के प्राइम मिनिस्टर की भूमिका निभाई थी। जैसे आपको शिवाजी के जो मतलब वंशज हैं वो लोग आपके चितपावन ब्राह्मण, जो महाराष्ट्र के चितपावन ब्राह्मण को वो लोग अपना क्या बनाते थे, प्राइम मिनिस्टर बनाते थे। उसी तरीके से यहाँ पर जो गर्ग लोग थे वो गर्ग लोगों को अपना प्राइम मिनिस्टर नियुक्त करते थे पाल रूलर्स, ठीक है। अगर पाल रूलर के दौरान हम लोग थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन को समझें तो पूरा जो एम्पायर है वो छोटे छोटे भुक्तिज में, यानी सूबाओं सब समझ लीजिए, स्टेट्स को भुक्ति कह लीजिए, फिर विषय कह लीजिए डिस्ट्रिक्ट्स को, ठीक है। उससे भी जो छोटा एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है उसको मंडल बोलेंगे, ठीक है ना। तो पूरा एम्पायर डिवाइडेड था भुक्ति में, भुक्ति डिवाइडेड था विषय में, और विषय डिवाइडेड था मंडल में, ठीक है। उससे भी जो स्मॉल यूनिट्स थे उसको खंडाल, भाग, आवृत्ति और पटाखा बोलते थे। जो छोटे छोटे यूनिट्स हो गए उसको क्या बोलेंगे, खंडाल, भाग, आवृत्ति और पटाखा, ठीक है। अब देखिए जो सेन शासकों का जो रूल था दोस्तों वो चला 1097 से लेकर के 1225 एडी तक बंगाल में, ठीक है। जो सेन डायनेस्टी के फाउंडर हैं उनका नाम है सामंत सेन, ठीक है। सेन डायनेस्टी के जो फाउंडर हैं उनका नाम है सामंत सेन। जो दूसरे रूलर हैं उनका नाम है हेमंत सेन, ठीक है, हेमंत सेन। हेमंत सेन किंग बन जाते हैं दोस्तों 1095 एडी में, ठीक है। और जो थर्ड जो शासक है विजय सेन, कहीं ना कहीं यही इसके असली फाउंडर हैं, क्योंकि क्या है ना, एक दो रूलर तो मैंने क्या बोला, एक दो रूलर तो ऐसे ही निकल जाते हैं। जो तीसरा जो शासक आता है वही कहीं ना कहीं उस डायनेस्टी को अच्छे से इस्टेब्लिश कर पाता है। तो विजय सेन आते हैं दोस्तों 1096 एडी से लेकर के 1159 एडी तक, यानी लगभग 60 साल तक ये रूल करते हैं। तब ये 60 ईयर्स में सेन डायनेस्टी को अच्छे से स्ट्रॉन्ग डायनेस्टी में कन्वर्ट कर देते हैं। ये एक ग्रेट स्कॉलर थे, ठीक है, यानी कि काफ़ी शिक्षित इंसान थे। और विजय सेन ने दोस्तों 2 पुस्तक लिखी है जिसका नाम है दान सागर और अद्भुत सागर। इस बात को आप लिख लीजिए कि दान सागर और अद्भुत सागर किसने लिखी है, तो दान सागर और अद्भुत सागर लिखी है विजय सेन ने, विजय सेन ने।
ठीक है, फिर से देख लीजिए। फर्स्ट रूलर हो गए, ठीक है, यानी फाउंडर कह लीजिए सामंत सेन को, सामंत सेन, फिर हेमंत सेन, और फिर तीसरे हैं विजय सेन। सामंत सेन, हेमंत सेन, और फिर तीसरा विजय सेन। इनका रूलिंग टाइम है 1096 एडी से लेकर के 1159 एडी तक, ठीक है। ये महान स्कॉलर थे और इन्होंने पुस्तक लिखी है दान सागर और अद्भुत सागर, ठीक है। विजय सेन ने पुस्तक लिखी है दान सागर और अद्भुत सागर। और दोस्तों इन्होंने कुलीनिज्म एक प्रथा का स्टार्ट किया था, ठीक है, यानी उच्च कुल को कहीं ना कहीं प्योर रखने की आवश्यकता है। ये जो सोशल मूवमेंट था उसका गोल यही था, ठीक है, कि जो नोबिलिटी ऑफ बर्थ है और प्योरिटी ऑफ ब्लड है, इस दोनों चीज़ को हम लोग को प्रोटेक्ट करना है अंडर द कुलीनिज्म मूवमेंट। तो कुलीनिज्म मूवमेंट को किसने स्टार्ट किया? तो विजय सेन ने। एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हु स्टार्टेड कुलीनिज्म? ठीक है, तो विजय सेन स्टार्टेड कुलीनिज्म। हु रोड दान सागर एंड अद्भुत सागर? तो विजय सेन रोड दान सागर एंड अद्भुत सागर। तो इस तरह से आपको याद रखना है। फिर देखिए दोस्तों, देखिए एक तरफ से सेन डायनेस्टी स्टार्ट हो चुकी है और एक तरफ से पाल डायनेस्टी धीरे धीरे उसका विघटन हो रहा है, यानी मतलब वो डिसइंटीग्रेट हो रही है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए सेन डायनेस्टी के स्टार्ट हो गई 1097 में ही और पाल डायनेस्टी टोटली खत्म होगी जाकर के 1150 में, है ना। तो इसका मतलब कि कुछ टाइम तक ये दोनों डायनेस्टी साथ साथ चल रही है, ठीक है। यानी पाल डायनेस्टी का रूलिंग जो एरिया है वो कम छोटा होता जा रहा है और सेन डायनेस्टी का रूलिंग एरिया बड़ा होते जा रहा है। तो इस तरह से आपको समझना होगा चीज़ों को। खैर, तो जो बल्लाल सेन है दोस्तों, उसने कहीं ना कहीं गौर से पालों को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया, ठीक है। बल्लाल सेन ने गौर से पालों को पूरी तरीके से निकाल बाहर फेंका। और बल्लाल सेन का जो कैपिटल था वो था नवद्वीप, ठीक है, नवद्वीप। ध्यान रखिए, बल्लाल सेन ये भी सेन डायनेस्टी का एक रूलर था। इसने गौर यानी वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल से पालों को पूरी तरीके से बाहर निकाला, खत्म कर दिया और इसने अपना कैपिटल बनाया नवद्वीप में। बल्लाल सेन की कैपिटल राजधानी कहाँ थी? नवद्वीप में थी, ठीक है। बल्लाल सेन ने दोस्तों एक चालुक्यन प्रिंसेस रमा देवी से इसने शादी की थी, ठीक है। तो मैट्रिमोनियल अलायंसेस वहाँ पर होते रहती थी। आपको पता है कि वैवाहिक जो संबंध है वो लोग बनाते थे, ठीक है, जिससे कि राज्य उनका मजबूत हो। तो इसी के तहत बल्लाल सेन ने चालुक्यन प्रिंसेस रमा देवी से विवाह किया था। अब देखिए सेन डायनेस्टी का जो ओरिजिन है, यानी कि एग्जैक्टली ये लोग कहाँ से आए थे, तो ऐसा माना जाता है कि ये लोग कर्नाटका से आए थे, ठीक है। और सेन डायनेस्टी के अंतर्गत बंगाल को पूरा यूनिफाई कर लिया गया था अंडर वन सिंगल रूल, ठीक है ना। सेन डायनेस्टी के अंतर्गत पूरे बंगाल को एक सिंगल रूल के तहत ले आया गया था दोस्तों। और सेन डायनेस्टी ने दोस्तों हिंदुइज्म को रिवाइव भी किया था, क्योंकि पाल डायनेस्टी के अंतर्गत तो क्या हुआ था, पाल डायनेस्टी के अंतर्गत बुद्धिज्म चल रहा था। तो सेन डायनेस्टी के अंतर्गत क्या होता है, फिर से हिंदुइज्म का यानी ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म का रिवाइवल होता है, ठीक है। फिर से उसका पुनर्जागरण काल प्रारंभ होता है हिंदुइज्म का। और जब हिंदुइज्म प्रारंभ होगा तो हिंदुइज्म में जो कमियां हैं उनको भी बल मिलेगा, जैसे कि कास्ट सिस्टम वगैरह को मजबूत किया गया, ठीक है, कास्ट सिस्टम वगैरह को मजबूत किया गया। अब देखिए जो लास्ट सेन किंग है, जनरली लास्ट जो किंग्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, लेकिन सेन डायनेस्टी का जो लास्ट किंग है लक्ष्मण सेन, ये आपको ध्यान में रखना है। इसका टाइम पीरियड पहले तो देख लीजिए, 1178 से 1205 एडी, ठीक है ना। लक्ष्मण सेन का टाइम पीरियड है 1178 से 1205 एडी। और इसके टाइम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएट है जयदेव, ठीक है ना। जयदेव जो है और धोई, ये दोनों जो है लक्ष्मण सेन के ही कोर्ट में मतलब पोएट्स थे, कोर्ट पोएट थे जयदेव और धोई। और दोस्तों जयदेव ने एक बहुत ही अच्छी पुस्तक लिखी है जिसका नाम है गीत गोविंद। गीत गोविंदम जो है वो किसने लिखी है? जयदेव ने। गीत गोविंद जो है वो जयदेव ने लिखी है। और जयदेव कौन था? तो दोस्तों जयदेव लक्ष्मण सेन का कोर्ट पोएट था, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रखेंगे कि लक्ष्मण सेन ने रूल किया एज ए लास्ट रूलर ऑफ द सेन डायनेस्टी 1178 से लेकर के 1205 एडी तक। और जयदेव और धोई नाम के दो कवि लक्ष्मण सेन के ही कोर्ट पोएट थे। और जयदेव ने कौन सी पुस्तक लिखी है? जयदेव ने पुस्तक लिखी है गीत गोविंद, ठीक है। अब देखिए जो लक्ष्मण सेन है इसका जो कोर्ट था, ठीक है, दरबार इसका नादिया में था,
लक्ष्मण सेन का दरबार नादिया में था, और नादिया से बख्तियार खिलजी ने लक्ष्मण सेन को 1202 एडी में भगा दिया था, ठीक है ना। यानी बख्तियार खिलजी उधर अटैक करते हुए आया और लक्ष्मण सेन वहाँ से भाग गए, और 1205 एडी में जाकर के लक्ष्मण सेन की मृत्यु हो जाती है, और यहीं पर सेन डायनेस्टी समाप्त हो जाती है। सेन डायनेस्टी की समाप्ति हो जाती है लक्ष्मण सेन के साथ ही 1205 एडी में, ठीक है। तो देखिए कुछ सेन रूलर्स तो रह गए होंगे, मतलब ऐसे छोटे मोटे, ठीक है, किसी के अंदर वगैरह में, बट कहीं ना कहीं जो मेन पावर है वो पास हो गया इसके बाद मुस्लिम्स के पास, ठीक है ना। 1205 एडी में, 1202 एडी में ही इनको भगा दिया था, कहाँ से, नादिया से, और 1205 में इनकी मृत्यु हो गई। फिर मेन पावर पास हो गया आपका मुस्लिम्स के पास। अब हम लोग फिर से देखेंगे एक और नई डायनेस्टी है कर्नाट डायनेस्टी, ठीक है ना। कर्नाट डायनेस्टी जिसका रूलिंग टाइम है दोस्तों 1097 से लेकर 1324 एडी तक, ठीक है ना, 1324 एडी तक। तो कहीं ना कहीं देख लीजिए आप, 1192 ईस्वी के आसपास में दिल्ली में शुरुआत हो जाता है टाइम आपका सल्तनत पीरियड का, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ। तो मान लीजिए कि सल्तनत पीरियड के स्टार्ट होने के बाद भी लगभग 100 साल तक ये कर्नाट डायनेस्टी बिहार में रूल कर रही थी, ठीक है। हो सके इनका जो क्षेत्र है, रूलिंग क्षेत्र, वो थोड़ा छोटा हो गया होगा, बट ये लोग उनके समकालीन भी रूल कर रहे थे कम से कम लगभग 100 साल तक। लेकिन जो आपका पाल डायनेस्टी है वो ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है 1150 एडी में ही, यानी कि सुल्तानों के आने से पहले ही ख़त्म हो चुकी है पाल डायनेस्टी तो। और जो सेन डायनेस्टी है उसको फाइनली ख़त्म कर देता है कौन, बख्तियार खिलजी, यानी अपने एकदम स्टार्टिंग में ही। बस एक डायनेस्टी जो है कर्नाट डायनेस्टी, वो सुल्तानों के साथ भी लगभग 100 सालों तक को एग्जिस्ट करती है। तो चलिए देखते हैं कर्नाट डायनेस्टी के बारे में। कर्नाट डायनेस्टी को दोस्तों मिथिला में फाउंड किया गया था नान्य देव के द्वारा, ठीक है। यानी कर्नाट डायनेस्टी के फाउंडिंग रूलर कौन हो जाएंगे, नान्य देव, ठीक है। और ये जो है इन्होंने तिरहुत रीजन, मिथिला रीजन और पार्ट्स ऑफ नेपाल को ये कंट्रोल करते थे, ठीक है ना। आपको पता है कि अगर ये बिहार का हम लोग मैप बनाएं, कुछ इसी तरीके का है बिहार का मैप, ठीक है। तो इधर है तिरहुत और इधर बीच में मिथिला है, ठीक है, और इसके इधर इधर क्या है, इधर इधर क्या है, नेपाल है। तो ये वाला पार्ट मतलब मेनली समझ लीजिए कि नॉर्थ बिहार को रूल कर रहे थे नान्य देव, कौन से डायनेस्टी के, कर्नाट डायनेस्टी के। और ये तिरहुत, मिथिला, पार्ट्स ऑफ नेपाल को ये कंट्रोल कर रहे थे। अगर कर्नाट डायनेस्टी का आप लोग देख लें, जो एक्सटेंट था वो ऐसा था कि ऊपर हिमालय, नीचे गंगा, यानी कि नॉर्थ बिहार से ऊपर, फिर लेफ्ट में आपका गंडकी रिवर और राइट में महानंदा रिवर, यानी मेनली नॉर्थ बिहार को रूल करते थे कर्नाट डायनेस्टी के रूलर्स, ठीक है। अगर देखिए ये चीज़ें आपको समझने में थोड़ी भी दिक्कत आ रही है तो मेरा एक वीडियो डाला हुआ है इसी चैनल पर, ठीक है, बिहार का कंप्लीट मैपिंग, उसमें 40 मिनट्स में मैंने कंप्लीट कराया हुआ है। तो आप उसको इस वीडियो के बाद ज़रूर देख लीजिएगा, आपका 100% बिहार मैपिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके दिमाग में नहीं बचेगा, ठीक है। आइए दोस्तों और जानते हैं हम लोग कर्नाट डायनेस्टी के बारे में। तो कर्नाट डायनेस्टी फुल्ली सोवरेन थी, यानी कि एकदम स्वयंभू शासक थे यहाँ पर 1097 से लेकर के 1324 एडी तक में, ठीक है ना। यानी 1324 एडी तक में इन्होंने किसी की भी गुलामी मंजूर नहीं की थी। नान्य देव फर्स्ट अराइव करते हैं 1093 एडी में, और सबसे पहले तो नानापुरा जो कि चंपारण में है, ठीक है, चंपारण के नानापुरा में अपना एकदम स्ट्रॉन्ग होल्ड वो जमा लेते हैं, ठीक है, और अपने आप को वो उपाधि देते हैं महासामंत अधिपति के, ठीक है। तो नान्य देव एक्चुअली वो चालुक्यन आर्मी की तरफ से आते हैं, 1093 एडी में, 1093 एडी में, और चंपारण में अपना गढ़ बसा लेते हैं और अपने आप को उपाधि देते हैं महासामंताधिपति का 1093 एडी में, ठीक है। और उसके बाद 1097 एडी के आसपास में ये अपना कैपिटल शिफ्ट कर देते हैं सिमरावगढ़ में, ठीक है, सिमरावगढ़ में ये अपना कैपिटल शिफ्ट कर देते हैं। अब देखिए जो कर्नाट डायनेस्टी के जो 6th रूलर है, देखिए इसमें हर रूलर को हम लोग को जानना नहीं है, तो सीधे हम लोग नान्य देव के बाद आ जाते हैं हरि सिंह देव पर, जो कि 6th रूलर है
कर्नाट डायनेस्टी के। तो कर्नाट डायनेस्टी के 6th रूलर हरि सिंह देव के दौरान जो है तिरहुत का जो क्षेत्र है वो तुगलक डायनेस्टी से उसका एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया। ठीक है, तुगलक डायनेस्टी से उसका कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया और घियासुद्दीन तुगलक जो है दोस्तों अपनी आर्मी लेकर के सिमरावगढ़ जो कि चंपारण में वहां पहुंच जाता है। सिमरावगढ़ किसका कैपिटल है? यही कर्नाट डायनेस्टी का। तो कर्नाट डायनेस्टी का रूलर है हरि सिंह देव जो कि रूल कर रहा है और घियासुद्दीन तुगलक वहां पर अटैक कर देता है। अटैक तो क्या ही करता है, हरि सिंह देव पहले ही वहां से फरार हो जाते हैं, भाग जाते हैं, क्योंकि पता है भाई ये तो बहुत ही मजबूत है, सबको हराते हुए आ रहा है, तो हम इस यहाँ टिकेंगे नहीं, तो वो पहले ही फरार हो जाते हैं। ठीक है, और फिर वो अपना जो कैपिटल है, नया कैपिटल इस्टाब्लिश करते हैं कमला थान में, मधुबनी में। ठीक है, कमला थान मधुबनी में। ठीक है, और इसके बाद कहीं ना कहीं कर्नाट डायनेस्टी समाप्त हो जाती है, क्योंकि अब रूलर ही भाग रहा है दोस्तों एक जगह से दूसरे जगह, तो वो डायनेस्टी ज़्यादा चलने वाली नहीं है। तो ये इसके लास्ट रूलर रहते हैं। ठीक है, और एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि हरि सिंह देव का जो रॉयल प्रीस्ट है, ठीक है, रॉयल प्रीस्ट जो है उसका नाम है ज्योतिरीश्वर। ठीक है, तो ज्योतिरीश्वर ने एक पुस्तक लिखी थी वर्ण रत्नाकर। ये एकदम इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है कि वर्ण रत्नाकर किसने लिखी है? ज्योतिरीश्वर ने। ज्योतिरीश्वर ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो वर्ण रत्नाकर। वर्ण रत्नाकर लिखने वाला ज्योतिरीश्वर किसका पृष्ठ था? तो वो था आपका हरि सिंह देव का पृष्ठ था। हरि सिंह देव फ्रॉम कर्नाट डायनेस्टी। ठीक है, ज्योतिरीश्वर ने कौन सी बुक लिखी है? वर्ण रत्नाकर। ज्योतिरीश्वर ने पुस्तक लिखी है वर्ण रत्नाकर। और देखिए हरि सिंह देव ने दोस्तों पणजी व्यवस्था और पणजी प्रबंध जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको स्थापित किया था। ठीक है, आपको इतना याद रखना है कि पणजी व्यवस्था या पणजी प्रबंध किसने स्थापित की है? तो हरि सिंह देव ने। और बाद में नेपाल भाग जाता है और आपका कर्नाट डायनेस्टी समाप्त हो जाती है। ठीक है, कर्नाट डायनेस्टी समाप्त हो जाती है, फिर धीरे धीरे मिथिला वाला क्षेत्र किसके अंदर चला जाता है? ओइनीवार डायनेस्टी के अंतर्गत। और ओइनीवार डायनेस्टी यहाँ पर 1353 से लेकर के 1526 एडी तक रूल करती है। बट नो डाउट ये इंडिपेंडेंट रूलर्स नहीं है, ये लोग सोवरेंटी एक्सेप्ट करेंगे सल्तनत का, और दिल्ली में जो भी रूल करेगा उसको कहीं ना कहीं ये लोग टैक्स वगैरह देंगे। ठीक है ना। अब एक छोटी सी डायनेस्टी हम लोग चेरो डायनेस्टी देख लेते हैं, क्योंकि इसका भी प्रभाव क्षेत्र बिहार में था। ठीक है, ये एक पावरफुल स्टेट था दोस्तों भोजपुर में, फिर आज का शाहाबाद, सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर और पलामू में। ठीक है ना, मैं आपको पहले मैप में दिखा दूं। अगर ये बिहार है, यहाँ से गंगा नदी पार हो रही है, तो ये आपका, और इधर नीचे झारखंड है, तो ये वाला क्षेत्र हो गया आपका चेरो डायनेस्टी का। ठीक है ना, यानी थोड़ा सा इधर से बिहार, इधर मेनली झारखंड और थोड़ा बहुत इधर साइड का यूपी, ये वाला रीजन को किसने रूल किया दोस्तों? चेरो डायनेस्टी ने। बस आपको इतना ध्यान रखना है इसका रूलिंग क्षेत्र कौन कौन सा हो जाएगा। तो भोजपुर, शाहाबाद, सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर, पलामू। ठीक है, लगभग 300 साल तक इन लोगों ने रूल किया। और जगदीशपुर मेला जो है, जगदीशपुर का मेला जो है इसी समय में स्टार्ट हुआ था। किसके समय में? चेरो रूल के दौरान। चेरो रूल के दौरान जगदीशपुर का मेला स्टार्ट हुआ था। किसके द्वारा? फूलचंद के द्वारा। ठीक है, और चेरो डायनेस्टी का जो सबसे स्ट्रांग रूलर था तो वो था मेदिनी राय। चेरो डायनेस्टी का सबसे स्ट्रांग रूलर था दोस्तों मेदिनी राय। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए, तो ये आपका जो अर्ली मेडिवल हिस्ट्री ऑफ बिहार है दोस्तों, कहीं ना कहीं वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग लेटर मेडिवल ऑफ हिस्ट्री ऑफ बिहार को देखेंगे, तो हम लोग फिर से रीविजिट करेंगे कुछ चीज़ों को। ठीक है ना, तो मेडिवल ऑफ हिस्ट्री ऑफ बिहार को देख रहे हैं, तो बिहार जो है मेडिवल टाइम में इसने दोस्तों अपना जो इम्पोर्टेंस है वो लूज कर दिया था। कहाँ देखिए, यहाँ से मगध मौर्यन साम्राज्य यहाँ से स्थापित हुआ था, गुप्ता लोगों का रूल यहाँ से चल रहा था, और उन लोगों के सामने अब किसका रूल चल रहा है? अब दिल्ली सल्तनत का रूल चल रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बिहार का जो एकदम पॉलिटिकल और कल्चरल इंपॉर्टेंस है वो अब उतना नहीं रह गया था जितना पहले था। तो ठीक बात है। तो मेडिवल ऑफ हिस्ट्री ऑफ बिहार में हम लोग अर्ली मेडिवल हिस्ट्री ऑफ बिहार देखते हैं, जिसे पाला, सेना और कर्नाट को देखते हैं, जो हम लोग देख चुके हैं। ठीक है ना, जिसको हम लोगों ने देख लिया। और दूसरा है लेटर जो मेडिवल हिस्ट्री ऑफ बिहार है वो,
जिसमें से कि सबसे पहले तो हम लोग टर्क्स को स्टडी करेंगे, ठीक है ना। टर्क्स को स्टडी करेंगे जिसमें स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सूर डायनेस्टी, ठीक है, और नुहानी डायनेस्टी। तो कहीं ना कहीं ये टर्क्स हो गए, सूर और नुहानी अफगान्स हो गए, और फिर मुगल्स हो गए, ठीक है ना। तो मतलब तीन चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे, तो टर्क्स को पढ़ेंगे, अफगान्स को पढ़ेंगे, और फिर मुगल्स को पढ़ेंगे, ठीक है। तो एकदम पानी वानी पीना है तो अभी आप लोग पी लीजिए और फोकस के साथ बैठिए। अगर हम लोग मेडिवल हिस्ट्री के कुछ सोर्सेस को देखें तो क्या क्या सोर्सेस हैं हमारे पास, तो इसके आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं, इंस्क्रिप्शंस हैं हमारे पास, अभिलेख हैं, कुछ मॉन्यूमेंट्स हैं जो कि स्मारक जिसे हम बोलते हैं, फिर लिटरेरी सोर्सेस है हमारे पास में, ठीक है, और फॉरेनर्स के द्वारा लिखा गया जो उनका अकाउंट्स है वो हमें प्राप्त होता है, जिसके द्वारा हम लोग मेडिवल हिस्ट्री को अच्छे से समझ सकते हैं। अब देखिए, एकदम इन फैक्ट्स को ऐसे ही लिखना है, ऐसे ही याद कर लेना है। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इशू किया गया जो कॉइन्स है दोस्तों, उसको जयनगर यानी कि लखीसराय में पाया गया है। तो लखीसराय में अलाउद्दीन खिलजी का कॉइन पाया गया है, लखीसराय के जयनगर में अलाउद्दीन खिलजी का कॉइन पाया गया है, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि जो खिलजी शासकों का वहाँ पर प्रभाव क्षेत्र था। उसी तरीके से लखीसराय में हम लोग को दोस्तों बाजीराव शिंदे का भी कॉपर कॉइन पाया गया है, ठीक है। हमें लखीसराय में बाजीराव शिंदे का भी कॉपर कॉइन मिलता है, यानी कि ये क्या बताता है, मराठा अटैक्स वगैरह के बारे में बताता है कि वहाँ पर मराठा पहुँचे होंगे, अटैक वगैरह किया होगा, ठीक है। तभी तो कहीं ना कहीं उनका कॉइन्स हमें वहाँ से मिला है, या फिर ट्रेड वगैरह होता होगा। तो बाजीराव शिंदे का कॉपर कॉइन हमें मिला है लखीसराय से। अब देखिए, दरभंगा के जामा मस्जिद में हम लोग को कुछ अरेबिक इंस्क्रिप्शंस मिले हैं 1326 एडी के, ठीक है। 1326 एडी का अरेबिक इंस्क्रिप्शन मिला है हमें जामा मस्जिद ऑफ दरभंगा से, ठीक है। और ये क्या बोलता है, ये इंस्क्रिप्शन बताता है कि दरभंगा जो है दोस्तों एक मिंट टाउन बन गया था। मिंट टाउन यानी टकसाल, टकसाल वाला शहर, टकसाल बोलते हैं जहाँ पर क्वाइंस प्रिपेयर किए जाते हैं, ठीक है। और इस मिंट का नाम था, मैंने इस मिंट वाले जगह का नाम था इकलिम तुगलकपुर, इकलिम तुगलकपुर या फिर तिरहुत, ठीक है, जो आज का तिरहुत डिवीजन है, ठीक है। तो उस क्षेत्र के आसपास की बात की जा रही है। तो तिरहुत डिवीजन के क्षेत्र के आसपास को इकलिम तुगलकपुर या फिर तिरहुत बोला जाता था। और यहाँ पर क्या बनाया जाता था, यहाँ पर सिक्के बनाए जाते थे, सुल्तानों के सिक्के यहीं पर बनते थे, ठीक है। और ये बात हमें पता चलती है एक अरेबिक इंस्क्रिप्शन से जो कि मिला है दरभंगा के जामा मस्जिद में। आइए, और ये इंस्क्रिप्शन रिलेटेड है मोहम्मद बिन तुगलक से, यानी मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में दरभंगा के आसपास इकलिम तुगलकपुर या फिर तिरहुत नाम का एक मिंट टाउन बसाया गया था। आइए आगे देखते हैं दोस्तों। फिर अकबर ने दोस्तों अजीमाबाद में और राजमहल में अपना टकसाल बनवाया। टकसाल वही मिंट जहाँ पर कि सिक्के बनाए जाएंगे, ठीक है ना। उस टाइम तो नोट नहीं छपते थे, तो पैसे का मतलब उस टाइम सिर्फ सिक्का ही हो गया, क्वाइंस। तो क्वाइंस बनाए जाते थे टकसाल में, और अकबर ने अपना टकसाल बनाया था पटना में, अजीमाबाद में और राजमहल में। राजमहल आपका बिहार और झारखंड के बॉर्डर वाले क्षेत्र में है राजमहल। आइए, अब देखिए, जो अरेबिक और पर्शियन इंस्क्रिप्शन से वो हमें और कहाँ से मिलते हैं, तो वो हमें जो टूम्स हैं यानी कि मकबरा में, फिर मस्जिद में, इमामबाड़ा में, यहाँ से मिलते हैं। कौन कौन से शहर में, मेनली पटना में, बिहार शरीफ में, सासाराम में, राजमहल में, इन जगहों पर हमें अरेबिक और पर्शियन इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं, ठीक है। और कौन कौन सा इंस्क्रिप्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे शेर शाह सूरी का जो मकबरा है उस पर जो इंस्क्रिप्शन है, ठीक है ना, वो इंपॉर्टेंट है। फिर बेदीबून इंस्क्रिप्शन जो है किसका है, मोहम्मद बिन यूसुफ का। बेदीबून इंस्क्रिप्शन किससे रिलेटेड है, मोहम्मद बिन यूसुफ से, वो इम्पॉर्टेंट है। फिर अगर हम लोग नॉन पर्शियन इंस्क्रिप्शन की बात करें तो सानोखार इंस्क्रिप्शन या सनोखर इंस्क्रिप्शन रिलेटेड है बल्लाल सेन से। लिख लीजिए, बल्लाल सेन वही सेन रूलर, ठीक है। तो सनोखर इंस्क्रिप्शन किससे रिलेटेड है दोस्तों, बल्लाल सेन से रिलेटेड है, ठीक है। फिर मनेर का कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन रिलेटेड है आपका गहदलवा रूलर से, ठीक है ना। मनेर का कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन रिलेटेड है गहदलवा रूलर से, ठीक है।
फिर सिमराव का जो पिलर इंस्क्रिप्शन है दोस्तों, फिर अंध्रतादी इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, फिर प्रताप मल्ला इंस्क्रिप्शन है। ये सब किसके बारे में बताता है? ये कर्नाट रूलर्स के बारे में बताता है। तो कर्नाट रूलर के बारे में कौन बताएगा? सिमराव का पिलर इंस्क्रिप्शन। आपको पता ही है कि नान्यदेव ने अपना कैपिटल कहाँ बनाया था? सिमराव में बनाया था। सिमराव कहाँ पर है? चंपारण में, ठीक है। तो देखिए सिमराव का इंस्क्रिप्शन, फिर अंध्रताधी इंस्क्रिप्शन, फिर प्रताप मल्ला इंस्क्रिप्शन, ये सब किससे रिलेटेड है? कर्नाट रूलर से रिलेटेड है। तो इस तरह से आपको ये चीज़ें याद रहनी चाहिए, ठीक है। फिर अगर हम लोग मॉन्यूमेंट्स की बात करें दोस्तों, तो जो डॉक्टर आर पाटिल थे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डॉक्टर आर पाटिल, उन्होंने 1950 में एक लिस्ट बनाया था इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स ऑफ बिहार का। तो इसमें बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स थे, लगभग 70 मॉन्यूमेंट्स थे। सभी के बारे में हम लोग को नहीं जानना है, लेकिन हम लोग किसके बारे में जानेंगे? जैसे क्वींस पैलेस है और टूम्ब ऑफ इब्राहिम बायू, ठीक है। ये कहाँ पर है? बिहार शरीफ में, याद कर लीजिए, बिहार शरीफ में है क्वींस पैलेस और टूम्ब ऑफ इब्राहिम बायू, ठीक है। बिहार शरीफ में है क्वींस पैलेस और टूम्ब ऑफ इब्राहिम बायू। फिर देखिए दोस्तों, फिर आपका शाह मखदूम, दौलत मनेरी और इब्राहिम खान, इन सब का टूम्ब कहाँ पर है? मनेर में, मनेर पटना, ठीक है। फिर देखिए हसन शाह सूरी और शेर शाह सूरी का जो टूम्ब है वो कहाँ पर है? सासाराम में है, ठीक है ना। सासाराम रोहतास जिला, ठीक है। तो हसन शाह सूरी और शेर शाह सूरी का जो टूम्ब है वो कहाँ पर है? सासाराम में है। फिर रोहतासगढ़ फोर्ट, ये भी कहाँ पर है? रोहतास में है। फिर बख्तियार खान, बख्तियार खिलजी नहीं, बख्तियार खान का टूम्ब कहाँ पर है? तो वो कैमूर में है दोस्तों। तो इसी तरह से ये सब भी हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट सोर्सेस हैं मेडिवल हिस्ट्री को समझने के लिए। फिर लिटरेरी सोर्सेस में आ जाइए, तो सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट, एकदम इसको याद कर लीजिए, तबाकत ए नसीरी किसने लिखी है? तो तबाकत ए नसीरी लिखी है मिनहाज उस सिराज ने। तबाकत ए नसीरी लिखी है मिनहाज उस सिराज ने। तुजू के बाबरी लिखी है बाबर ने। ध्यान ये रखना है कि तुजू के बाबरी लिखी है बाबर ने चगताई तुर्किश भाषा में, चगताई तुर्किश भाषा में। और बाद में इसी बुक को पर्शियन में कन्वर्ट करा दिया जाता है, ठीक है, अकबर के द्वारा। और फिर उसका नाम हो जाता है आपका बाबरनामा, बाबरनामा। तो बाबरनामा जो है आपका, वो है आपका पर्शियन लैंग्वेज में, ठीक है ना, पर्शियन लैंग्वेज में। अब बाबरनामा है कुछ नहीं, तुजुके बाबरी का ही ट्रांसलेशन है, पर्शियन ट्रांसलेशन है। तुजुके बाबरी तर्किश लैंग्वेज में है और बाबरनामा पर्शियन लैंग्वेज में है। तुजुके बाबरी के ऑथर कौन है? बाबर है, ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं अकबरनामा। तो अकबरनामा किसने लिखी है? अब अकबर पढ़ा लिखा है था ही नहीं। अब ये बात अलग है कि दोस्तों बड़ा महान शासक बनने के लिए या महान इंसान बनने के लिए पढ़ा लिखा होने के बहुत ज़्यादा खास आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अकबर ने और ऐसे कई लोगों ने इस बात को साबित किया है। तो अकबर का जो अकबरनामा है वो अबुल फजल ने लिखी है, अबुल फजल ने लिखा है आपका अकबरनामा। इसी तरह से देख लीजिए तारीख़ शेरशाही, तारीख़ शेरशाही लिखी है दोस्तों अब्बास सारवानी ने। तारीख़ शेरशाही इज रिटन बाई अब्बास सारवानी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें याद रखना है आपको, ठीक है। तारीख़ फिरोज शाही, तारीख़ फिरोज शाही, तारीख का मतलब होता है दोस्तों हिस्ट्री, यानी तारीख़ शेरशाही यानी हिस्ट्री ऑफ शेरशाह, शेरशाह सूरी किसने लिखे? अब्बास सारवानी। तारीख़ फिरोज शाही यानी कि हिस्ट्री ऑफ फिरोज शाह तुगलक किसने लिखे? जियाउद्दीन बर्नी ने, जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी है तारीख़ फिरोज शाही। फिर देखिए रियाज उस सलातीन, इस ये लिखे गुलाम हुसैन सलीम ने, रियाज उस सलातीन लिखे गुलाम हुसैन सलीम ने। तो ये सारे आपके सोर्सेस हो गए हिस्ट्री को समझने के लिए। अब देखिए दोस्तों विद्यापति नाम के ऑथर ने, अब देखिए ये मैथिली भाषा के ऑथर हैं विद्यापति। तो विद्यापति लिखते हैं कीर्तिलता और कृत पटाका, ठीक है। कीर्तिलता और कृत पटाका मैथिली भाषा में किसने लिखे? विद्यापति ने। तो बिहार के फर्स्ट मैथिली कवि बोला भी जाता है विद्यापति को ही, ठीक है। तो विद्यापति ने क्या लिखे? कीर्तिलता और कृत पटाका, एकदम याद रख लीजिए, ठीक है। ज्योतिरीश्वर, ज्योतिरीश्वर कौन थे? ज्योतिरीश्वर वर्ण रत्नाकर लिखे थे, ज्योतिरीश्वर लिखे थे वर्ण रत्नाकर, ठीक है। और देखिए दोस्तों चंद्रेश्वर वाचस्पति, चंद्रेश्वर वाचस्पति लिखते हैं आपका रजनी रत्नाकर, चंद्रेश्वर वाचस्पति लिखते हैं रजनी रत्नाकर।
इसके अलावा इम्पॉर्टेंट जो सूफी लिटरेचर है उसमें हमारे पास है तजकीरा, मकतूबत और मलकुजत। तकजीरा, मकतूबत और मलकुजत, इसके ऑथर्स का नाम जानना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सूफी लिटरेचर में हमारे पास है तकजीरा, मकतूबत और मलकुजत। अब देखिए दोस्तों, फॉरेनर्स के अकाउंट्स की बात करें हम लोग, तो इस पूरे मेडिवल टाइम में कौन कौन विजिट करता है बिहार में, तो मुल्ला तकिया विजिट करते हैं ड्यूरिंग अकबर, फिर अब्दुल लतीफ़ विजिट करते हैं, मोहम्मद सादिक वह बहानी विजिट करते हैं, फिर बास्तिल उन उस विजिट करते हैं। तो ये सारे, अब आपको ये इतना बस ध्यान में रखिए कि मुल्ला तकिया जो है वो विजिट करते हैं ड्यूरिंग अकबर, ये आप फैक्ट याद कर लीजिए। मुल्ला तकिया विजिटेड ड्यूरिंग विच रूलर, तो मुल्ला तकिया विजिटेड ड्यूरिंग अकबर। उसी तरह से पूरे आपके मेडिवल हिस्ट्री के दौरान कौन कौन से यूरोपियन ट्रेवलर्स आते हैं, तो पीटर मुंडी आते हैं, जॉन ट्रेवेनियर आते हैं, फिर मैनुकी बिशप आते हैं और रैल्फ फिच आते हैं। ठीक है, तो मेडिवल हिस्ट्री का है पूरा, ये किसी खास रूलर का नहीं है। तो पूरे मेडिवल टाइम में यूरोपियन ट्रेवलर्स में से हमारे पास आते हैं पीटर मुंडी, जॉन ट्रेवेनियर, मैनुची बिशप और रैल्फ फिच। तो देखिए, अब से हम लोग फिर से रिविजिट करते हैं आपका मेडिवल हिस्ट्री का, जब से टर्किश इन्वेजन शुरू हो जाता है। ठीक है ना, अभी हम लोग बिहार के अंदर से पढ़ रहे थे, यानी कि बिहार के अंदर कौन थे, पाल, सेन और कर्नाट। तो अब हम लोग बिहार को पढ़ेंगे बिहार के बाहर से, उसमें एंटर करके, यानी टर्किश इन्वेजन के साथ। तो टर्किश इन्वेजन ऑफ बिहार स्टार्टेड ड्यूरिंग 11th सेंचुरी। ठीक है, बिहार वॉज अटैक्ड बाई मोहम्मद गौरी। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी दोस्तों जैसे वो पूरे इंडिया को अटैक कर रहा था, उसी तरह से बिहार को भी वो अटैक कर रहा था। उसने वहाँ पर क्या किया, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री वगैरह को डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर देखिए, मोहम्मद गौरी का जो जो स्लेव था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको वो बिठा देता है वहाँ पर 1192 में, 1192 ईस्वी में। ठीक है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक को वहाँ पर वो शासक के तौर पर बिठा देता है। ठीक है, और 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक बेसिकली रूलर ही बन जाता है। पहले तो ये एक तरीके से मोहम्मद गौरी का एक जनरल के तौर पर, यानी उसके जगह पर ये रूल कर रहा होता है, लेकिन मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ही वहाँ का क्या बन जाता है, सुल्तान बन जाता है। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का एक जनरल रहता है, मिलिट्री जनरल, जिसका नाम रहता है मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है बिहार के हिस्ट्री से। ठीक है, हिस्ट्री के दृष्टिकोण से मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी किसका जनरल था, तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक का जनरल था। ठीक है ना, इसी ने बिहार में कहीं ना कहीं जो टर्क रूल है उसको इस्टेब्लिश किया दोस्तों। तो बिहार में टर्क रूल को इस्टेब्लिश करने वाला कौन था, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। अब अगर एक बार आप लोग बिहार का मैप देखिए, धीरे धीरे इसको हम लोग और समझेंगे। तो ये बिहार का मैप है, इधर आपका घाघरा नदी है, ये यूपी और नॉर्थ बिहार से बॉर्डर बनाती है, फिर गंडक नदी है, फिर बागमती है। ठीक है, गंडक है, फिर बूढ़ी गंडक है, फिर बागमती है, फिर कमला नदी है, इधर से कोसी नदी आती है, फिर से इधर से आती है आपका बंगाल से बॉर्डर लगाते हुए महानंदा नदी। साउथ बिहार में देखें तो यूपी और साउथ बिहार के साथ बॉर्डर बनाती है कर्मनासा नदी। ठीक है, फिर सोन नदी, फिर आपका पुनपुन नदी, फिर फल्गु नदी, फिर यहाँ किऊल नदी है और यहाँ अजय नदी है। ठीक है, तो ये सारा समझ लीजिए आप। अब देखिए, इस टाइम में यहाँ बिहार बंगाल में रूल चल रहा है किसका, लक्ष्मण सेन का। किसका रूल चल रहा है, लक्ष्मण सेन का। तो खिलजी दोस्तों जो बख्तियार खिलजी है उसका एक्सपेडिशन एंटर करता है इधर से कर्मनासा नदी के साइड से। तो इधर से एंटर करते करते ये मनेर तक आता है। ठीक है, मनेर में अपना ये एक तरीके से एक टेम्पोररी सीट बना देता है। ठीक है ना, स्थान। फिर वहाँ से ये आगे बढ़ करके अटैक करता है यहाँ उदंतपुरी यानी नालंदा में। ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी, उदंतपुरी यूनिवर्सिटी, इन सबको ये डिस्ट्रॉय करता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है बख्तियार खिलजी। और उस टाइम बिहार और बंगाल का एक रूलर कौन है, लक्ष्मण सेन है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो जब ऐसा होता है तो उसके बाद क्या है, जब इधर उदंतपुरी नालंदा इसे पर अटैक कर देता है, तो 1198 से लेकर के 1204 के बीच में मगध बेस्ड जो बहुत सारे छोटे छोटे रूलर्स हैं वो लोग सीधे सरेंडर करते जाते हैं बख्तियार खिलजी को। बख्तियार खिलजी को धीरे धीरे सरेंडर करते जाते हैं। क्यों भाई, क्योंकि खून खराबा क्यों करना, वो इतना शक्तिशाली है, उससे लड़ने से कोई फायदा नहीं है। तो वो लोग सीधे सरेंडर करते जाते हैं। बख्तियार खिलजी मनेर को अपना एक सेंटर बना देता है। मनेर यही पटना के पास में, जहाँ सोन नदी और गंगा नदी आकर के मिलती है, वहीं पर है आपका मनेर। ये ध्यान में रखना है आपको।
और जब बख्तियार खिलजी का एंट्रेंस होता है तो बुद्धिज़्म कहीं ना कहीं पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि बुद्धिज़्म से रिलेटेड जो 3 यूनिवर्सिटी है, नालंदा यूनिवर्सिटी, फिर उदंतपुरी यूनिवर्सिटी और फिर आपका विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, इन तीनों को तो ये समाप्त कर देगा, ठीक है ना। अब बाकी बहुत सारे बुद्धिस्ट जो मॉन्क है सबको ये परसिक्यूट भी करेगा दोस्तों, ये मारेगा भी। ऐसा नहीं है मतलब हाँ यूनिवर्सिटी समाप्त कर दिया और लोगों को जाने देगा, ऐसा नहीं है। ये उन लोगों को मारेगा, मतलब काफ़ी मैसेकर करता है वहाँ पर ये, ठीक है। तो उस तरह से धीरे धीरे यहाँ से बुद्धिज़्म टोटली समाप्त हो जाती है। फिर देखिए इसने क्या किया दोस्तों, इसने नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय किया, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय किया, उदंतपुरी यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय किया। नालंदा यूनिवर्सिटी में ऐसा कहते हैं कि लगभग 90 लाख वहाँ पर मैन्यूस्क्रिप्ट थी, 90 लाख यहाँ पर किताबें थी, ठीक है। अब 90 लाख किताब जलते जलते दोस्तों 6 महीने लग गए थे। देखिए जब आप एक लाइब्रेरी, एक स्कूल को जलाते हैं, ठीक है, तो वो सिविलाइजेशन काफ़ी पीछे जाती है, बस ये बात है। तो यहीं से बिहार का टोटल डिक्लाइन एक तरीके से बिगिन हो गया था दोस्तों। खैर चलिए, बख्तियार खिलजी दोस्तों बिहार का पहला मुस्लिम कॉन्क्वेरर था। पहला मुस्लिम कॉन्क्वेरर अगर बिहार का कोई था तो वो बख्तियार खिलजी ही था, ठीक है। और 1198 ईस्वी में, 1198 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने बख्तियारपुर नाम का शहर बसाया था। खैर इसने बसाया क्या ही था, इसने उजाड़ा था, बट ठीक है, ये आज के बिहार शरीफ के आसपास है। फिर देखिए इसने यहाँ कर्नाट जो रूलर्स थे मिथिला के, उनको भी ये थोड़ा बहुत अटैक किया था, ठीक है। ही इन्वेडेड मिथिलाज कर्नाट किंग नरसिंह देवाज टेरिटरी। तो नरसिंह देव का जो टेरिटरी है उसको भी इसने अटैक किया था। और आपका जो बख्तियार खिलजी है उसका मौसोलियम यानी उसका जो मकबरा है वो है बिहार शरीफ में, आज के बिहार शरीफ में उसका मौसोलियम है। बख्तियार खिलजी के इन्वेजन से रिलेटेड जो पुस्तक है दोस्तों उसका नाम है ताज उल मासीर, ठीक है। तो बख्तियार खिलजी के इन्वेजन के बारे में बात करता है ताज उल मासीर, और इसको लिखा है सदरुद्दीन हसन निजामी ने। सदरुद्दीन हसन निजामी ने पुस्तक लिखी है ताज उल मासीर, विच इज रिलेटेड टू बख्तियार खिलजीज इन्वेजन ऑफ बिहार। तो बख्तियार खिलजी का जो बिहार इन्वेजन चलता है उससे रिलेटेड जो पुस्तक है उसका नाम है ताज उल मासीर, जिसको कि लिखा गया है सदरुद्दीन हसन निजामी के द्वारा, सदरुद्दीन हसन निजामी के द्वारा। अब देखिए जैसे मान लीजिए ये तो इधर से अटैक किया बख्तियार खिलजी, पर जैसे उसकी डेथ हो गई, तो जब भी वहाँ सुल्तान का यहाँ पर मतलब पकड़ जो है बिहार में बंगाल में कमज़ोर पड़ेगा, तो फिर तुरंत वहाँ पर एक नया कोई रूलर उत्पन्न हो जाएगा। ये बात आपको याद रखना है, ये ना मतलब कोई भी रूल परमानेंट नहीं इस्टेब्लिश हो रहा है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो इधर इसी तरीके से आपका अली मर्दान, और अली मर्दान के बाद हसमुद्दीन इवाज खिलजी क्या करते हैं वहाँ पर लखनौती यानी कि वेस्ट बंगाल से अपना एक इंडिपेंडेंट रूल प्रारंभ कर देते हैं। और यही हसमुद्दीन इवाज जो है ना, हसमुद्दीन इवाज, वो कहीं ना कहीं तिरहुत के रूलर से भी, तिरहुत के राजाओं से भी वो टैक्स कलेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। तिरहुत में कौन रूल कर रहा है? कर्नाट डायनेस्टी, ठीक है। इसीलिए मैं पहले आपको अर्ली मेडिवल बता दिया, ठीक है। तो तिरहुत में कर्नाट डायनेस्टी कहीं ना कहीं अब समाप्त होगी, बट उनसे ये टैक्स कलेक्ट करता है कौन? हसमुद्दीन इवाज, ठीक है। और वो कहाँ का शासक है? लखनौती का। फिर आ जाइए 1225 ईस्वी में। तो 1225 ईस्वी में फिर इल्तुतमिश आता है, वो बिहार शरीफ को कैप्चर करता है और बाढ़ को भी कैप्चर करता है ये, ठीक है। और फिर ये कहाँ जाता है? लखनौती जाता है, जहाँ पर वही हसमुद्दीन इवाज रूल कर रहा है, ठीक है। और फिर ये कहीं ना कहीं फर्स्ट दिल्ली सुल्तान है जिसने कि बिहार का पोजीशन लिया अंडर द दिल्ली सल्तनत, ठीक है। तो फर्स्ट सुल्तान टू टेक पोजीशन ऑफ बिहार अंडर दिल्ली सल्तनत वाज इल्तुतमिश। ये कौन था? इल्तुतमिश कहीं ना कहीं कुतुबुद्दीन ऐबक का स्लेव था, इसका भतीजा भी था और इसका दामाद भी था, ठीक है। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन है, उतना हम लोग को समझना नहीं है। लेकिन इल्तुतमिश जो है दोस्तों वो फर्स्ट सुल्तान था जिसने बिहार को दिल्ली सल्तनत के अंदर जो लेकर के आया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ लखनौती में इधर से बिहार, इधर है वेस्ट बंगाल, तो इधर कौन रूल कर रहा है? हसमुद्दीन इवाज, और इधर से कौन जा रहा है? आपका इल्तुतमिश। तो इवाज आर्मी फॉट नियर राजमहल हिल्स। तो हसमुद्दीन इवाज और इल्तुतमिश
कि जो आर्मी है उनके बीच में फाइट होती है राजमहल हिल्स के पास में, लेकिन हसमुद्दीन इवाज को अंततः सरेंडर करना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए इवाज जब वहाँ से भाग जाता है तो इल्तुतमिश क्या करता है, उस वहाँ का सूबेदार नियुक्त करता है मालिक अलाउद्दीन जानी को, मालिक अलाउद्दीन जानी को। ठीक है, इल्तुतमिश क्या करता है, मालिक अलाउद्दीन जानी को वहाँ का सूबेदार नियुक्त करता है जब इवाज वहाँ से भाग जाता है। और ये जो इवाज है ना, इवाज इसको बाद में, इवाज को, हसमुद्दीन इवाज को बाद में इल्तुतमिश का बेटा जो नसीरुद्दीन मोहम्मद है महमूद, वो उसको भगाता है और मार भी देता है। और जो ये है आपका नसीरुद्दीन महमूद यानी इल्तुतमिश का भी बेटा जो है वो क्या करता है, बिहार को, अवध को, लखनौती को, इन सबको मतलब दिल्ली सल्तनत के अंदर लाता है। बिहार, अवध और लखनौती को अंडर दिल्ली सल्तनत लेकर के आता है कौन, नसीरुद्दीन महमूद, द सन ऑफ इल्तुतमिश इन 1229 AD। अब देखिए जब नसीरुद्दीन का डेथ हो जाता है, ठीक है ना, नसीरुद्दीन का जब डेथ हो जाता है तो मालिक इख्तियारुद्दीन बल्ख या फिर जिसको बाल्ख खिलजी बोलते हैं, बाल्ख खिलजी जो है या बल्ख खिलजी, वो रिवॉल्ट कर देते हैं। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि हमेशा जो है मतलब कि आप वहाँ पर जा कर के अपनी सत्ता स्थापित करेंगे, फिर आप कमज़ोर पड़ेंगे या आपकी डेथ होगी, आपका पुत्र वहाँ पर आएगा, तब तक वहाँ एक रिवॉल्ट हो चुका होगा। ठीक है ना, तो ये एकदम फिक्स ट्रेंड वहाँ पर चलते रहेगा, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि नया जब उसको एक बार सुल्तनत ने मैंने सल्तनत ने अपने अंदर उसको ले आया तो फिर दोबारा वहाँ से कैसे कोई पैदा हो गया, तो ये सिस्टम वहाँ चलते रहेगा। तो जब इल्तुतमिश का बेटा नसीरुद्दीन मरता है तो फिर मालिक इख्तियार वहाँ पर, मालिक इख्तियारुद्दीन बल्ख या फिर बल्ख खिलजी, वो वहाँ पर फिर से रिवोल्ट कर देते हैं। ठीक है ना, फिर देखिए फिर इल्तुतमिश क्या करता है, बल्ख खिलजी को फिर हराता है। और अब इल्तुतमिश जब बल्ख खिलजी को हराता है तो वो क्या करता है, बिहार को बंगाल से सेपरेट कर देता है। तो बिहार का बंगाल से सेपरेशन कई बार होगा। ठीक है ना, एक बार अंग्रेज भी इसको करेंगे। ठीक है, कब करेंगे, 1907 के आसपास में। ठीक है ना, किसके द्वारा किया गया इसको, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। इसी के बाद कौन सा आंदोलन शुरू होगा, स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, और एक बार इल्तुतमिश भी जो है वो बिहार को बंगाल से सेपरेट करेगा। ठीक है, बल्ख खिलजी को हराने के बाद में। अब देखिए जब बल्ख खिलजी को हरा करके बिहार को बंगाल से सेपरेट कर दिया किसने, इल्तुतमिश ने, तो फिर वहाँ का अपॉइंट किया गया सैफुद्दीन ऐबक को। ठीक है, सैफुद्दीन ऐबक को वहाँ मैनेज करने के लिए अपॉइंट किया गया। सैफुद्दीन ऐबक के बाद तुगान खान को अपॉइंट किया गया एज ए गवर्नर ऑफ बिहार। तो बिहार का गवर्नर किसको अपॉइंट किया गया इल्तुतमिश के द्वारा, तो पहले सैफुद्दीन ऐबक को अपॉइंट किया गया और फिर बाद में तुगान खान को अपॉइंट किया गया एज ए गवर्नर ऑफ बिहार। अब देखिए इल्तुतमिश की डेथ हो जाती है 1236 AD में। तो 1236 AD में जब इल्तुतमिश की डेथ हो जाएगी तो जो भी नया रूलर बनेगा वो अभी वहाँ दिल्ली को ही कैप्चर करना चाह रहा है। तो बिहार का जो कंट्रोल है वो फिर से क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा। ठीक है ना, बिहार का जो कंट्रोल है वो फिर से लूज हो जाएगा। बिहार में एक नया रूलर क्रिएट हो जाएगा, तुगरील खान। बिहार बंगाल में, ठीक है, ये लखनौती वाला क्षेत्र में एक नया रूलर बन जाएगा तुगरील खान। तो फिर जब दिल्ली में नया शासक आएगा बालबन। ठीक है ना, बीच में एक दो और आएंगे जैसे वो एक रजिया सुल्तान वगैरह, वो सब छोड़िए। लेकिन जब वहाँ दिल्ली में जब बालबन आएगा तो बालबन फिर यहाँ लखनौती का शासक जो है, नया शासक जो बन गया है कौन, तुगरील खान। तो तुगरील खान को बालबन हरा देगा। तो बालबन डिफीट्स एंड किल्स तुगरील खान। तुगरील खान कौन था, लखनौती का शासक। एकदम देखिए आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है ना, अगर आपको बहुत सारे नाम से टेंशन हो रहा है, धीरे धीरे पॉज कर करके सुनिए। 10-10, 15-15 मिनट दिमाग में क्रोनोलॉजी, रूलर्स और रूलर्स किसको हराते हैं, ये सारी चीज़ों को बिठाते चले जाइए। वीडियो को 2 से 3 बार आपको सुनना होगा और या तो एक बार में नोट्स बना लेना होगा, आपका काम आसान हो जाएगा। ये मेडिवल हिस्ट्री ऑफ बिहार है, यहाँ नेम्स से आपको एनकाउंटर करना ही पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट है ही नहीं। ठीक है, तो देखिए फिर भी मैं आपको कहानी की तरह बता रहा हूँ। तो बालबन क्या करता है, वो तुगरील खान को हरा देता है। ठीक है, और तुगरील खान को हरा करके वहाँ का रूलर बना देता है बुगरा खान को। ठीक है ना, तो बुगरा खान को बालबन क्या करता है, बिहार का और बंगाल का रूलर बना देता है। और इसी के टाइम में यानी बालबन के टाइम में पूरा साउथ बिहार जो है, अभी भी पूरा साउथ बिहार की बात की जा रही है, नॉर्थ बिहार का नहीं, क्योंकि नॉर्थ बिहार में भी कौन है, कर्नाटक है।
ध्यान है ना। कर्नाट खत्म कब होंगे? जब आपका खिलजी डायनेस्टी आएगा तब। ठीक है, आइए खैर, तो बालबन जो है ये तुगरिल खान को हरा करके और वहाँ बुगरा खान को अपॉइंट कर देता है और पूरा साउथ बिहार को स्लेव डायनेस्टी के अंदर ले आता है। अब देखिए कर्नाट रूलर्स जो है यानी तिरहुत में, नॉर्थ बिहार में, वो अभी तो क्या है, इंडिपेंडेंट है, लेकिन दिल्ली को उन लोगों ने टैक्स देना प्रारंभ कर दिया है। माने इंडिपेंडेंट है लेकिन सोवरेन नहीं है, यानी उनके ऊपर दिल्ली के शासकों का जो रूल है वो स्थापित हो चुका है। अब देखिए दिल्ली में आता है खिलजी डायनेस्टी। 1290 एडी में सबसे पहला खिलजी रूलर है जलालुद्दीन खिलजी। और जलालुद्दीन खिलजी को कौन मार देगा? अलाउद्दीन खिलजी, इसी का दामाद है या भतीजा है, शायद दोनों ही है, इनका ऐसा कॉन्सेप्ट चलता था। तो 1296 एडी में जलालुद्दीन खिलजी को अलाउद्दीन खिलजी मार करके वहाँ पर सत्ता कब्जा लेगा। ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी बिहार से डिमांड करेगा कर के रूप में, रेवेन्यू के रूप में, हाफ ऑफ द क्रॉप्स, यानी अगर 100 केजी आप उपजाते हैं तो 50 केजी आपको देना है। ठीक है ना, 50 केजी देना है। तो अब देखिए यहाँ पे तो थोड़ा सा टेंशन तो होगा, 50 केजी तो बहुत ज़्यादा रेवेन्यू डिमांड है, बट ठीक है। अब ये अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, शेख मोहम्मद इस्माइल को भेजता है दरभंगा। ठीक है, लेकिन जो सकरा सिंह है, ठीक है ना, सकरा सिंह जो है वो शेख मोहम्मद इस्माइल को हरा देते हैं। सकरा सिंह जो है, राजा सकरा सिंह, वो शेख मोहम्मद इस्माइल को हरा देते हैं। फिर देखिए अभी 1296 एडी चल रहा है, 1296 एडी से आते आते आप 1301 एडी में आइए। तो 1301 एडी में शमसुद्दीन फिरोज शाह जो है वो अपने आप को बंगाल का रूलर घोषित कर देता है। ठीक है ना, शमसुद्दीन फिरोज शाह 1301 एडी में स्वयं को बंगाल का रूलर डिक्लेयर कर देता है और अपने बेटे यानी फिरोज शाह को क्या करता है, बिहार का गवर्नर नियुक्त कर देता है। अब ये काम चलेगा कब तक? 1321 तक, क्योंकि क्या है उधर जो खिलजी विलजी है उनका फोकस उधर साइड है, अभी दिल्ली साइड में है। ठीक है, तो इसीलिए ये आराम से 1301 से 1321 एडी तक यहाँ बंगाल में किसका शासन चलेगा? धीरे धीरे शमसुद्दीन फिरोज शाह का, और बिहार में उसका बेटा गवर्नर के रूप में नियुक्त रहेगा फिरोज शाह। ठीक है ना, 1321 एडी तक। और हम लोग को जो खिलजी डायनेस्टी से रिलेटेड जो कॉइन है वो कहाँ पर मिला है? भोजपुर में मिला है और लखीसराय में मिला है। ठीक है, खिलजी डायनेस्टी का ज़्यादा कंट्रोल नहीं था बिहार में। ठीक है, खिलजी डायनेस्टी का ज़्यादा कंट्रोल नहीं था बिहार में। तुगलक डायनेस्टी जो है कहीं ना कहीं आकर के बिहार को पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेगी, कर्नाटक वगैरह को भी ख़त्म कर देगी। तो खिलजी डायनेस्टी हैड लिमिटेड कंट्रोल ओवर द बिहार। आइए अब हम लोग चलते हैं तुगलक डायनेस्टी में। तो तुगलक डायनेस्टी में सबसे पहले तो बात जाइए, तो तिरहुत रीजन है उसको तुगलकपुर कहा गया है, और यहीं पर कौन क्या था? मिंट टाउन था, मिंट टाउन था, है ना, टकसाल था, किसका? यही तुगलक लोगों का टकसाल था। ठीक है ना, तो तिरहुत रीजन यानी तुगलकपुर में, ठीक है, मिंट टाउन था तुगलक डायनेस्टी का। असमकालीन जो सूफी सेंट हैं, इसी समय के सूफी सेंट हैं मखदूम शरफुद्दीन अहमद याया मनेरी, और इनका जो टूम्ब है वो है मनेर शरीफ पटना में, मनेर शरीफ पटना में। तुगलक डायनेस्टी के दौरान बिहार की जो राजधानी थी दोस्तों वो बिहार शरीफ में थी, बिहार शरीफ में थी। तो ये बात सबको समझना है। तुगलक डायनेस्टी के अंतर्गत कहीं ना कहीं ये आपका कर्नाटक डायनेस्टी वानेस्टी सब खत्म हो गई थी, और कुछ टाइम के लिए आपका पूरी तरीके से वहाँ सल्तनत रूल इस्टाब्लिश हो गया था। अब हम लोग आएंगे सीधे सीधे अफगान रूल में। ठीक है ना, तो देखिए दिल्ली में तैमूर लंग जो है, ठीक है, तैमूर लंग का इन्वेजन होता है दिल्ली में 1398-1399 एडी में, यानी मान लीजिए 1400 एडी स्टार्ट ही हो गया है। ठीक है, तो उस टाइम जब ये आपका तैमूर का इन्वेजन होता है तो कहीं ना कहीं ये जो सल्तनत पीरियड है ख़त्म हो जाता है, सल्तनत फेज 1 ख़त्म हो जाता है, फेज 2 स्टार्ट हो जाता है। वहाँ पर डायनेस्टी एक शुरू होती है, सैयद डायनेस्टी। ठीक है, इसके बारे में आपको कुछ पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, और बाद में आती है एक लोधी डायनेस्टी। तो सैयद डायनेस्टी के बाद आती है लोधी डायनेस्टी। तो लोधी डायनेस्टी के बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग जानेंगे। तैमूर के इन्वेजन के साथ दिल्ली में स्टार्ट होती है सैयद डायनेस्टी, जिसके बारे में कुछ नहीं पढ़ना है। सैयद डायनेस्टी के बाद में आती है लोधी डायनेस्टी। तो लोधी डायनेस्टी के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। देखिए जो लोधी का इंस्क्रिप्शन है वो हम लोग को मिला है बिहार शरीफ में। ठीक है ना, बिहार शरीफ में हम लोग को लोधी का इंस्क्रिप्शन मिला है। और सिकंदर लोधी क्या करता है, जो बंगाल का हुसैन शाही रूलर है,
हुसैन शाही डायनेस्टी, उसको वो हरा देता है सिकंदर लोदी। बंगाल में इस टाइम में सिकंदर लोदी के टाइम तक आते आते किसका रूल चल रहा है? हुसैन शाही रूलर्स का रूल चल रहा है, ठीक है ना। तो वो क्या करता है, सिकंदर लोदी हुसैन शाही डायनेस्टी को समाप्त कर देता है 1495-1496 एडी में, ठीक है। और फिर बिहार के गवर्नर के रूप में नियुक्त करता है वो दरिया खान नुहानी को, दरिया खान नुहानी को, ठीक है। यहीं से एक नुहानी डायनेस्टी स्टार्ट हो जाएगी बिहार में, ठीक है। तो सिकंदर लोदी हुसैन शाही डायनेस्टी को समाप्त करके वहां पर दरिया खान नुहानी को अपॉइंट कर देता है एज ए बिहार गवर्नर, ठीक है। और इसी के टाइम में मुंगेर को बना दिया जाता है, ठीक है ना। मान लीजिए इसको हराता है ना, जब हुसैन शाही डायनेस्टी को एक तरीके से हराता है तो एक सीज फायर एग्रीमेंट टाइप का हो जाता है कि वेस्ट बंगाल में चलो तुम्हारा रूल रहेगा, मतलब लिमिटेड रूल रहेगा, तुमको तो मेरा सोवरेंटी तो एक्सेप्ट करना ही रहेगा, और बिहार तो पूरा तुम्हारे से बाहर चला गया बेटा, ठीक है ना। और यहाँ बिहार और बंगाल का बॉर्डर डिसाइड कर दिया गया यही मुंगेर को, ठीक है। तो इस तरह का पहले होता था एग्रीमेंट्स राजाओं के बीच में। ये सब एग्रीमेंट को कोई मानता नहीं था, जैसे ही तुम्हारे पास पावर बढ़ा तो तुम तुरंत उस एग्रीमेंट को तोड़ सकते हो, वो अलग बात है, ठीक है ना। तो चलिए, तो दरिया खान नुहानी जो है उसको 1495-96 में बिहार का गवर्नर बना दिया जाता है, ठीक है। अब मुंगेर बन जाता है बिहार और बंगाल का बॉर्डर, ठीक है। अब 1523 ईस्वी में दरिया खान नुहानी जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। दरिया खान नुहानी चाहता है कि मैं इंडिपेंडेंट रूलर बनूं बिहार का, हालांकि वो ज़्यादा कोशिश नहीं करता इससे रिलेटेड, ठीक है। बट दरिया खान का जो बेटा है ना वो इसका कोशिश करेगा। खैर देखिए, तो 1523 में ये दरिया खान नुहानी कौन अपॉइंट किया? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी एज ए बिहार गवर्नर दरिया खान नुहानी को अपॉइंट किया, ठीक है। अब 1526 एडी में क्या हो रहा है कि 1526 एडी में बाबर जो है इब्राहिम लोदी को हरा देता है। बाबर इब्राहिम लोदी को हरा देता है कौन से युद्ध में? बहुत ही फेमस युद्ध है, उसका नाम आप बताइए। बाबर इब्राहिम लोदी को बहुत ही एक फेमस युद्ध में हराता है, उस युद्ध का नाम आप बता सकते हैं 1526 एडी में, ठीक है। आइए इसको विजिट करते हैं थोड़ा सा फिर से हम लोग। तो अटैक ऑफ तैमूर ऑन इंडिया 1398 से 99 एडी में। सल्तनत इरा का क्या होता है? डिजोल्यूशन होता है। फिर देखिए, सल्तनत इरा का डिजोल्यूशन के साथ ही बिहार में कंट्रोल करने के लिए, अब बिहार को समझते हैं, ठीक है ना। बिहार में तो यूपी का ये जौनपुर का सरकी रूलर और बंगाल का हुसैन शाही, इनके बीच में, इधर बंगाल है इधर यूपी है, ठीक है ना। तो यूपी से कौन रूलर है? सरकी, और बंगाल में हुसैन शाही। तो हुसैन शाही और सरकियों के बीच में इधर बिहार के लिए लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि कोई सेंट्रल पावर है ये नहीं है। अब सेंट्रल पावर जैसे आएगा लोदी, तो वो इन दोनों को चुप कराएगा और फिर यहाँ पर आकर खुद बैठ जाएगा, ठीक है। तो सेंटर जब कमज़ोर होता है तो आसपास जो छोटे छोटे राजा लोग रहते हैं वो लोग उछलने लगते हैं। तो यही जो जौनपुर का सरकी रूलर है और बंगाल का हुसैन शाही, ये लोग अभी उछल रहे हैं, आपस में लड़ाई वड़ाई कर रहे हैं बिहार को कैप्चर करने के लिए, ठीक है। तभी किसकी एंट्री होती है? लोदी की। तो लोदी इंस्क्रिप्शन जो है बिहार शरीफ से मिला है हम लोगों को, और वो क्या बताता है कि सिकंदर लोदी ने हुसैन शाही डायनेस्टी को समाप्त कर दिया 1495-96 एडी में, और दरिया खान नुहानी को बिहार का गवर्नर नियुक्त कर दिया। ये तो हम लोग पहले देख चुके थे, बट उसको हम लोग रिविजिट कर रहे हैं, ठीक है। तो दरिया खान नुहानी को सिकंदर लोदी क्या करता है? अपॉइंट कर देता है एज द गवर्नर ऑफ बिहार, ठीक है ना। आइए देखिए, दरिया खान नुहानी की दोस्तों मृत्यु हो जाती है 1523 एडी में। 1523 एडी में दरिया खान नुहानी की मृत्यु हो जाती है। फिर उसका जो बेटा है हिज सन बहार खान नुहानी, अच्छा क्या करिए ना, डायनेस्टी याद करने के लिए टाइटल के पीछे नुहानी याद लगाना मत भूलिएगा। तो उसका जो बेटा है बहार खान नुहानी, वो अनाउंस कर देता है इंडिपेंडेंस ऑफ बिहार, ठीक है ना, एंड बिकेम सुल्तान मोहम्मद शाह नुहानी। दरिया खान नुहानी का बेटा है बहार खान। बहार खान अपने आप को क्या बना देता है? सुल्तान मोहम्मद शाह नुहानी। बहार खान बिकम्स सुल्तान मोहम्मद शाह नुहानी, और बिहार का वो इंडिपेंडेंट शासक बन जाता है। यानी कि अब उसको हम लोग लोदी वोदी को नहीं मानते हैं, सिंपल बात है, ठीक है भाई। अब देखिए, सुल्तान जो ये है आपका, अब देखिए इस टाइम में जब ये सुल्तान मोहम्मद शाह नुहानी वाला पीरियड में, देखिए
नॉर्थ बिहार, बलिया, सारण ये सब कंट्रोल में है। नुसरत शाह जो कि बंगाल का है उसके अंडर में, और साउथ बिहार, मुंगेर ये सब कंट्रोल में किसके आ गया है? मोहम्मद शाह नुहानी का, ठीक है ना, सुल्तान मोहम्मद शाह नुहानी के कंट्रोल में आ गया है ये सब मुंगेर और साउथ बिहार, ठीक है। चलिए अब देखिए बाबर आ जाता है, बाबर तो हरा दिया आपका, ठीक है, इब्राहिम लोदी को। तो बाबर क्या करता है, जलाल खान जो कि मोहम्मद शाह नुहानी का बेटा है, तो मोहम्मद शाह नुहानी तो इंडिपेंडेंट बन गया, ठीक है, लेकिन बाबर इधर आके धमकी उमकी दिया, बोले तुम इंडिपेंडेंट कुछ नहीं है, तुम मेरे अंदर में रहोगे, ठीक है ना, और मेरे अंदर में रहोगे, चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा जो बेटा है जलाल खान, तो जलाल खान को वो फिर क्या कर देता है, बिहार का एडमिनिस्ट्रेटर बना देता है, यानी वहीं के शासक को वो अपने अंदर रख लेता है, बोलता है कि चलो तुम रूल करो मेरे बदले में, है ना। तो बाबर अपॉइंट कर देता है जलाल खान को एज ए एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ बिहार, ठीक है। ये भी नुहानी डायनेस्टी, तो नुहानी डायनेस्टी का 3 हम लोग देख लिए, दरिया खान नुहानी, फिर मोहम्मद शाह नुहानी और फिर जलाल खान, यानी ये जो नुहानी अफगान्स हैं, ठीक है, उनका दबदबा अच्छा खासा बढ़ चुका है बिहार में, ठीक है ना। आइए अब धीरे धीरे जब नुहानी डायनेस्टी का दबदबा समाप्त होता है ना, तो फिर वहाँ पर एक दूसरी अफगान डायनेस्टी है, सूर डायनेस्टी, उसका दबदबा बढ़ना शुरू होता है। तो आइए शेर शाह सूरी के बारे में हम लोग जानते हैं। शेर शाह सूरी क्या करता है, हुमायूं को, यानी कि बाबर का जो बेटा रहता है हुमायूं को, उसको पहले हराता है चौसा में। चौसा कहाँ पर है? बक्सर के पास में, जहाँ से ये देखिएगा यहाँ से कर्मनाशा नदी एंटर करती है, इसी आसपास में है बक्सर, ठीक है ना। तो बक्सर में ही है चौसा, ठीक है ना। तो चौसा में ही शेर शाह सूरी जो है हुमायूं को हरा देता है, ठीक है। कब? 26 जून 1539 को, ठीक है। फिर उसके बाद जो है फिर से ये इसको भगाते, मतलब हुमायूं भागने लगता है और शेर शाह सूरी उसको भगाते रहता है और फिर से जाकर के उसको कन्नौज में दोबारा हराता है, ठीक है। कन्नौज में जाकर के उसको दोबारा हराता है और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं शेर शाह सूरी जो है वो सूर डायनेस्टी का स्थापना करता है, क्योंकि मुगल रूलर था आपका हुमायूं को ही हरा दिया, तो अब उसका शासन होगा, ठीक है। चलिए अच्छी बात है। तो जब बैटल ऑफ चौसा होता है ना बक्सर में, बैटल ऑफ चौसा कब होता है? 26 जून 1539 को। तो इसमें जीतने के बाद से जो ये है शेर शाह जो है ये अपने आप को उपाधि देता है फरीद अल दीन शेर, ठीक है ना। इसका नाम कुछ और रहता है बचपन का, लेकिन ये अपने आप को टाइटल देता है फरीद अल दीन शेर, और इसको फिर आगे चलकर शेर शाह बोला जाता है, ठीक है ना। फिर अगले साल 1540 में ये जा करके हुमायूं को बैटल ऑफ कन्नौज में दोबारा हराता है। फिर हुमायूं इधर उधर अलग अलग राजाओं का क्या करने लगता है? शरण लेने लगता है ना, आश्रय मांगता है कि मुझे भाई, मतलब मैं आपके प्रोटेक्शन में आया हूँ, प्लीज़ मुझे प्रोटेक्ट करिए इस शेर शाह सूरी से, ठीक है। और भागते भागते अंत में वो ईरान भी भाग जाता है, ठीक है। अब देखिए शेर शाह सूरी का जो कोरोनेशन होता है ना वो होता है 10 जून 1540 को आगरा में, ठीक है। यानी जब हुमायूं को हरा देता है तो वो अपना जो उसका राज सिंहासन पर बैठता है वो आगरा में जाकर के 10 जून 1540 को, और इसी टाइम से सूर्यवंश की स्थापना आपकी हो जाती है, ठीक है। उसी साल में 1540 में ही वो लाहौर का कब्जा ले लेता है। 1545 ईस्वी में जाकर के शेर शाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। अब आइए शेर शाह सूरी के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। देखिए जब बैटल ऑफ कन्नौज में शेर शाह सूरी की जब जीत हो जाती है तो ये जो शेर शाह सूरी है वहीं कन्नौज में ही कुछ दिन तक रुकता है, और सूजत खान को ये क्या कर देता है? ग्वालियर भेज देता है, ठीक है ना। सूजत खान को भेजता है ग्वालियर। शेर शाह सूरी कन्नौज में रुक जाता है और किसको भेजता है ग्वालियर? सूजत खान को, ठीक है। और धीरे धीरे करके शेर शाह सूरी मुगल का टोटल कंप्लीट इन्फ्लुएंस खत्म कर देता है ना, बिहार से भी और कहीं ना कहीं इंडिया से भी कंप्लीट इन्फ्लुएंस खत्म कर देता है शेर शाह सूरी। और शेर शाह सूरी हुमायूं को भगाता है बहुत दूर तक, कहाँ तक? मुल्तान तक। तो मुल्तान तक भगाते भगाते मुल्तान में इसको मिलते हैं बलूची सरदार, ठीक है ना। बलूचिस्तान है आपको पता है, वहाँ पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर पर, तो वहाँ तक वो उसको भगाता है, पीछा करता है। और वहाँ पर बलूची सरदार लोग भी जो है वो बहुत खुश होते हैं कि भाई हमारा एक अफगानी भाई जो है वहाँ पर रूलिंग कर रहा है, ठीक है ना, क्योंकि जो सूर डायनेस्टी वो भी अफगान डायनेस्टी है। तो वो बलूची सरदार लोग भी उसको एज एन एम्पेयर एक्सेप्ट कर लेते हैं, किसको? शेर शाह सूरी को, ठीक है। अब आइए मालवा की लड़ाई के बारे में हम लोग देखते हैं। तो मालवा 1542 AD में, देखिए 1542 AD में मालदेव जो है वो मारवाड़ को
ये मालवा को रूल कर रहे होते हैं, ठीक है ना। मालदेव जो है मालवा को रूल कर रहे होते हैं, ठीक है। और हुमायूं जो है वहाँ चला जाता है मालवा में कि भाई मुझे शेल्टर दे दो। अब मालदेव भाई ये सब राजपूत रूलर्स हैं, अब कोई शरण देने के लिए आएगा, शरण मांगने आएगा तो शरण तो देंगे ही, चाहे जान देनी पड़ जाए। तो मालवा ये जो मालदेव हैं वो हुमायूं को शरण दे देते हैं। अब जो है हुमायूं बोलता है भाई तुम तो उसको शरण दिए हो मेरे दुश्मन को, तो फिर वहाँ पर अटैक हो जाता है, लड़ाई हो जाती है। तो लड़ाई हो जाती है दोस्तों, तो शेर शाह सूरी बहुत मुश्किल से वहाँ पर जीत पाता है, मतलब उसकी स्थिति खराब कर देते हैं वहाँ के राजपूत सैनिक लोग हैं, ठीक है। तो अंत में यही इसी बात पर शेर शाह सूरी बोलता है कि आई हैड ऑलमोस्ट लॉस्ट माई एम्पायर फॉर ए हैंडफुल ऑफ मिलेट, यानी कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं अपना पूरा राज्य खोने ही वाला था, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर मालवा प्रदेश में क्या उगता था, वही सब ये ज्वार बाजरा ही उगता होगा, ठीक है ना। तो उस बाजरे को कैप्चर करने के लिए, ठीक है, मेरा पूरा का पूरा साम्राज्य इन लोगों के अंतर्गत आ जाता है। किसके अंतर्गत? ये मालवा के राजपूत के अंतर्गत, ठीक है। तो ये है दोस्तों, देखिए शेर शाह सूरी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, भले बाकी मुगल और सल्तनत वाले रूलर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन शेर शाह सूरी का ओरिजिन कहीं ना कहीं बिहार से हो रहा है, ठीक है। और हम लोग पढ़ रहे हैं बीपीएससी के लिए, इसलिए शेर शाह सूरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसने मालवा की लड़ाई की, ठीक है ना। और मालवा की लड़ाई के बाद उसने क्या बोला, आई हैड ऑलमोस्ट लॉस्ट माई एम्पायर फॉर ए हैंडफुल ऑफ मिलेट, ठीक है। इसके बाद दोस्तों मालवा में जीतने के बाद रणथंभौर में जो दूसरे जो राजकुमार वगैरह हैं वो लोग उसका सुवरेंटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, शेर शाह सूरी के सुवरेंटी को इन द अपनागढ़, ठीक है। फिर जो शेर शाह है वो अपना इल्डेस्ट सन, सबसे बड़ा बेटा जो आदित्य है, उसको वो गवर्नर बना देता है मालवा का, ठीक है ना। शेर शाह अपना सबसे बड़ा बेटा आदित्य को गवर्नर बना देता है मालवा का। आइए अब हम लोग देखते हैं कलिंजर वार। कलिंजर वार में जाकर शेर शाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। ऐसा नहीं कि इसको हरा दिया जाता है वगैरह वगैरह, एक दुर्घटना के कारण, एक्सीडेंट के कारण कलिंजर में शेर शाह सूरी की मृत्यु हो जाएगी। चलिए, तो कलिंजर का वॉर जो है वो कहीं ना कहीं शेर शाह सूरी का आखिरी वॉर है। तो ये वॉर लड़ा जा रहा है आपका कौन सा सन चल रहा है, ये 1545 एडी में, ठीक है ना। ये वॉर आपका लड़ा जा रहा है दोस्तों 1545 एडी में, ठीक है। चलिए, जो कलिंजर वॉर है वो लास्ट बैटल है शेर शाह का। तो फिर यहाँ पर भी क्या होता है दोस्तों, होता यही है कि ये हुमायूं जो है ना बहुत तेज है। ये क्या कर रहा है, अलग अलग राजाओं के पास जा करके शरण ले रहा है। उस शरण लेने से वो क्या चाह रहा है कि शेर शाह की लड़ाई इस राजा से भी हो जाए, ठीक है। तो जब इस राजा से भी हो जाए तो क्या पता ये राजा उसको हरा दे, ठीक है। और हरा दे तो फिर मुझे मेरा दिल्ली वापस मिल जाएगा, ठीक है। बट ऐसा हो नहीं रहा है। दुख की बात यह है, मतलब हुमायूं के लिए दुख की बात यह है, हमारे लिए कोई दुख की बात नहीं है, हमें तो बस पढ़ना है। तो खैर, तो हुमायूं जब यहाँ पर भाट राजा, एक भाट राजा है वीर भानु, उससे हेल्प मांगता है हुमायूं। तो भाई देखिए, हेल्प मांगेगा किसी भारतीय राजा से तो वो उसको हेल्प करेंगे ही। तो भाट राजा जो है वीर भानु, वो हुमायूं की हेल्प करते हैं। तो हुमायूं की जब वो हेल्प करते हैं तो शेर शाह जो वीर भानु को धमकी देता है। तो वीर भानु क्या करते हैं, उनसे भी बड़ा एक रूलर है चंदेल का, ठीक है। चंदेल का रूलर है कीर्ति सिंह। कीर्ति सिंह के पास वो शेल्टर ले लेते हैं वीर भानु। तो जब कीर्ति सिंह के पास शेल्टर ले लेते हैं वीर भानु, तो शेर शाह बोलता है ये कीर्ति सिंह को कि भाई वीर भानु को लौटा दो। अब कीर्ति सिंह ये अगेन राजपूत रूलर, अब शरण में आए हुए की तो रक्षा करेगा ही क्षत्रिय, जो बात है सिंपल है, ठीक है। तो जब कीर्ति सिंह वीर भानु को रिटर्न करने से मना कर देते हैं, तब शेर शाह सूरी कीर्ति सिंह पर अटैक कर देते हैं, ठीक है। तो कीर्ति सिंह चंदेल है, कीर्ति सिंह चंदेल रूलर है कलिंजर के, कीर्ति सिंह चंदेल रूलर है कलिंजर के, उस पर अटैक कर देता है शेर शाह सूरी, ठीक है। शेर शाह सूरी पहले बोलता है कि वीर भानु को रिटर्न करो कीर्ति सिंह से, कीर्ति सिंह मना कर देते हैं। तो शेर शाह सूरी कीर्ति सिंह पर अटैक कर देता है। ये युद्ध लगभग 6 महीने तक चलता है। अब जाहिर सी बात है कि उसकी ऊंची ऊंची दीवारें वगैरह हैं चंदेल रूलर्स की, मतलब उनके फोर्ट में एंटर करने के लिए। तो उसके फोर्ट को, दुर्ग को तोड़ने के लिए बहुत बड़े बड़े सबाते और सारकों बनाए जाते हैं। ये सबाते और सारकों क्या है, बहुत हाई पिलर्स हैं, ठीक है ना। ये ऊंचाई वाले पिलर्स हैं जिस पर बड़े बड़े बंदूक, मतलब वो तोप रख करके फायर किया जाएगा उनका जो फोर्ट है ना, दुर्ग, उसको गिराने के लिए। उनका जो दीवार है, बड़ा बड़ा मोटा मोटा दीवार, उसको गिराने के लिए यहाँ पर सबाते और सारको बिल्ड किया जाता है, बड़ा बड़ा गन, मतलब तोप चलाने के लिए, ठीक है। इसी बीच दोस्तों वहाँ पर एक नया फायर आर्म है, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं हुक्का। ये हुक्का बनाता है जलाल खान जालवानी, या फिर जलाल खान नुहानी बोल दीजिए इसको।
तो जलाल खान नुहानी या जलाल खान जलवानी जो है वो क्या करता है, हुक्का बनाता है। हुक्का मतलब एक तरह समझ लीजिए जैसा हम लोग दिवाली में कैसे बॉम्ब फोड़ते हैं, ये मुंह से छीलते हैं उसको जलाते हैं और फिर फेंकते हैं, ठीक है, लेकिन उसी का ये थोड़ा बड़ा स्वरूप है ना, बिग बॉम्ब, हाथ से फेंकने वाला बॉम्ब है, हाथ से। तो ये शेरशाह सूरी क्या करता है, बहुत सारा हुक्का ले लेकर के फेंकते जाता है, उसके दीवार पर फेंकते जाता है। एक हुक्का दीवार से टकरा करके वापस शेरशाह के पास ही आकर के फट जाता है, ठीक है। और वहाँ पे ही बहुत सारा वो एम्यूनिशन रखा हुआ होता है, मतलब बहुत सारा बारूद का ढेर होता है वहाँ पर, ठीक है ना, बहुत सारा बारूद का ढेर होता है। वहीं पर आकर के एक हुक्का फट जाता है और शेरशाह सूरी का भी फट जाता है दोस्तों, ठीक है। शेरशाह सूरी उसी टाइम बैडली बर्नड हो जाते हैं, ठीक है ना, उनका शरीर एकदम बुरी तरीके से जल जाता है और शेरशाह सूरी यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। तो जलाल खान जालवानी वो प्रिपेयर किए थे हुक्का, और इस हुक्का यानी एक तरीके का बॉम्ब है ये हुक्का, ठीक है ना, वो सिगरेट पीने वाला हुक्का नहीं, तंबाकू पीने वाला हुक्का नहीं है, ये हुक्का एक टाइप का बॉम्ब है, ठीक है। उस हुक्के से शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। तो चलिए अब इसके बाद भी सूरवंश चलता है। देखिए 1945 में कहीं ना कहीं शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है और 1955 में जाकर के हुमायूं रिटर्न होता है ना। तो बीच में मतलब कि यहाँ पर और दूसरे रूलर्स जो है सूर डायनेस्टी के वो रूल करते हैं। फिर आपका हेमू रूल करता है कुछ टाइम तक, हेमचंद्र विक्रमादित्य वगैरह, और फिर लास्ट में कौन आ जाता है आपका, लास्ट में आ जाता है आपका हुमायूं वापस, ठीक है। फिर हुमायूं की 5 साल में मृत्यु हो जाती है। तो हुमायूं की मृत्यु होने के बाद फिर से हेमू वापस आने की कोशिश करता है। फिर अकबर जो है, अकबर अंडर बैरम खान, अकबर अंडर बैरम खान विल डिफीट किसको, हेमू यानी हेमचंद्र विक्रमादित्य को डिफीट करेगा। और फिर अकबर 13 वर्ष की उम्र में ही दिल्ली का बादशाह, ठीक है, बन जाएगा और 50 साल तक रूल करेगा। तो चलिए उसको हम लोग और आगे देखेंगे, लेकिन सबसे पहले आप समझते हैं कि शेरशाह सूरी के द्वारा लाए गए जो गवर्नेंस रिफॉर्म है उसको समझ लेते हैं। तो शेरशाह सूरी ने दोस्तों पूरे जो किंगडम को 47 प्रोविंसेस यानी सूबों में बांट दिया था। तो पूरे एंटायर किंगडम वाज डिवाइडेड इनटू 47 प्रोविंसेस, 47 सूबा, और हर एक सूबे में एक सूबेदार को नियुक्त किया गया था। देखिए पूरा किंगडम को किस में दिया गया, 47 प्रोविंसेस में, प्रोविंसेस को बांट दिया गया सरकार में, सरकार को बांट दिया गया परगना में, परगना को बांट दिया गया विलेज में, ठीक है, सिंपल इनफ है। एम्पायर, एम्पायर से प्रोविंस, प्रोविंस से सरकार, सरकार से परगना और परगना से विलेज, ठीक है। फिर देखिए जो सरकार है यहाँ पे रूलर है, दो मतलब यहाँ पे मैनेज करने के लिए 2 लोग लगाए जाते थे आपके, एक तो शिकदारे शिकदारा, शिकदारे शिकदारा जो कि लॉ एंड ऑर्डर मैनेज करता था। सरकार में 2 ऑफिसर्स की बात की गई है, शिकदारे शिकदारा जो कि लॉ एंड ऑर्डर मैनेज करेगा, और मुनसिफे मुनसिफा जो कि सिविल सूट्स वगैरह, मतलब एक तरीके से न्यायाधीश का काम करेगा। सरकार में 2 ऑफिसर्स हैं, शिकदारे शिकदारा जो कि लॉ एंड ऑर्डर मैनेज करेगा दोस्तों, और दूसरा है मुनसिफे मुनसिफा जो कि सिविल सूट्स, न्याय संबंधी चीज़ों को डील करेगा, ठीक है, सरकार। आइए इसी ने दोस्तों रोहतासगढ़ फोर्ट का भी निर्माण कराया, किसने, शेरशाह सूरी ने। और इसी ने जीटी रोड का भी निर्माण कराया, वैसे रिपेयर कराया था लार्जली तो, बट ठीक है, अगर ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि हु कंस्ट्रक्टेड जीटी रोड, तो भाई शेरशाह सूरी, ठीक है। फिर इसने देखिए शेरशाह सूरी ने सुलेमान कर्रानी को सुल्तान ऑफ बिहार भी नियुक्त कर दिया था, ठीक है ना। नहीं इसी टाइम में जो सुलेमान कर्रानी जो है वो बिहार का सुल्तान बन जाते हैं, ठीक है। मॉडर्न पटना जो सिटी है, देखिए एक तो पुराना पाटलिपुत्र वगैरह वो छोड़ दीजिए, लेकिन जो मॉडर्न पटना है वो भी इस्टेब्लिश किया गया था शेरशाह सूरी के द्वारा। चलिए आइए कर्रानी डायनेस्टी के बारे में अपन लोग देखेंगे, ये भी एक टाइप का वो अफगान डायनेस्टी ही है। तो जब सूर डायनेस्टी का डाउनफॉल होता है, ठीक है, तो बिहार उस टाइम रूल करते हैं कौन, ताज खान कर्रानी, ठीक है, ताज खान कर्रानी इसको रूल करते हैं। और कर्रानी डायनेस्टी का जो कैपिटल होता है वो होता है बिहार शरीफ, ठीक है, कर्रानी डायनेस्टी। 2 सेकंड दीजिए दोस्तों, मैं तो पानी पी लूँ।
चलिए आइए, तो सूर डायनेस्टी के डाउनफॉल के साथ ही बिहार में एक नई डायनेस्टी का जन्म होता है जिसको बोलते हैं हम लोग कर्रानी डायनेस्टी। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले रूल कर रहे होते हैं ताज खान कर्रानी और उनका कैपिटल होता है बिहार शरीफ। इंपॉर्टेंट जो रूलर्स हैं इस डायनेस्टी के अगर उसकी बात की जाए तो उसमें एक है सुलेमान कर्रानी। ठीक है, सुलेमान कर्रानी और फिर इनके पुत्र है दाऊद कर्रानी। ठीक है ना, आपको ये ध्यान में रखना है कि सुलेमान कर्रानी तो जो है वो अकबर का सोवरेंटी को एक्सेप्ट कर लेता है, यानी कि अकबर तुम हमसे बड़ा रूलर हो, बस हम तुम्हारे नाम पे यहाँ पर बिहार में रूल करेंगे। लेकिन जो दाऊद कर्रानी है वो अकबर से बगावत कर देता है। ठीक है, तो कर्रानी डायनेस्टी को हम लोग देख रहे हैं दोस्तों। तो सुलेमान कर्रानी एक्सेप्टेड द सोवरेंटी ऑफ अकबर, बट उसका सन जो है दाऊद कर्रानी, ठीक है, ही रिवोल्टेड अगेंस्ट द अकबर। ठीक है, अकबर कैप्चर्ड द फोर्ट ऑफ हाजीपुर। अब देखिए, जब दाऊद कर्रानी अकबर के खिलाफ रिवोल्ट कर दिया है तो अकबर उसको छोड़ेगा तो है नहीं, तो अकबर क्या करता है, हाजीपुर का फोर्ट को कैप्चर कर लेता है और दाऊद कर्रानी को वो हरा देता है इन द बैटल ऑफ राजमहल। तो बैटल ऑफ राजमहल 1576 एडी में होगा, किसके किसके बीच में, दाऊद कर्रानी वर्सेस अकबर। दाऊद कर्रानी वर्सेस अकबर, बैटल ऑफ राजमहल 1576 एडी। एकदम आपको याद करते जाना है। देखिए आप भूल भी जाएंगे नो डाउट, तो वीडियो को फिर से देखिएगा। ठीक है ना, इस बार स्पीड बढ़ा के देखिएगा, फिर आपको धीरे धीरे करके सब कुछ याद हो जाएगा। ठीक है, 3 बार वीडियो को देखना और 100% मार्क्स लाना, यही आपका बीपीएससी का टारगेट होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए ये तो इसको हरा दिया। मुगल रूल फिर फॉर्मली इस्टेब्लिश हो जाता है बिहार में। दाऊद कर्रानी को हराने के बाद में मुगल रूल कंप्लीटली इस्टेब्लिश हो जाता है इन बिहार। अब बिहार बिकेम मुगल सूबा, बिहार जो है एक मुगल सूबा बन जाता है और बिहार का सीट बन जाएगा एक तरीके से राजधानी पटना। ठीक है, अब देखिए, अब मुगल रूल के दौरान ही बिहार में विजिट करते हैं जॉन मार्शल, बर्नियर। ठीक है, ये लोग कहाँ कहाँ विजिट करेंगे, पटना में, भागलपुर, मुंगेर, हाजीपुर में। ठीक है ना, ये सब पूरे इंटायर मुगल रूल के दौरान ये लोग अलग अलग टाइम पर आते रहते हैं, जॉन मार्शल, बर्नियर वगैरह। ठीक है ना, तो अब देखिए मुगल रूल स्टार्ट हो चुका है बिहार में, तो मुगल रूल को हम लोग 1 बाय 1 फिर से समझेंगे। ठीक है ना, क्या कर रहे हैं हम लोग, एक रूल को खत्म करते 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 जा रहे हैं अगले रूल तक, फिर अगले रूल को हम लोग रीस्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, तो यही स्टार्ट है। तो कहीं ना कहीं कर्रानी डायनेस्टी को ख़त्म कर दिया है मुगल बादशाह अकबर ने, तो फिर हम लोग मुगल रूल को फिर से स्टार्टिंग से पढ़ेंगे बिहार में। आइए, तो देखिए, तो मुगल रूल जो है स्टार्ट होता है बिहार में। सबसे पहले स्ट्रगल टू एनेक्स बिहार स्टार्ट्स विथ बैटल ऑफ घग्घर। तो बैटल ऑफ घग्घर पहले होता है 1527 ईडी में, तो हम लोग फिर से पीछे गए हैं। ये बैटल ऑफ घग्घर होता है बाबर और सुल्तान मोहम्मद के बीच में। ठीक है, बस इसको एज ए फैक्ट याद करना तो कर लीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। बिहार के को एनेक्स करने के लिए बैटल ऑफ घग्घर होता है 1527 एडी में बिटवीन बाबर एंड सुल्तान मोहम्मद। ठीक है, बाबर और सुल्तान मोहम्मद के बीच में बैटल ऑफ घग्घर होता है 1527 एडी में। ठीक है, फिर देखिए नुहानी डायनेस्टी का खात्मा हो जाता है 1532 एडी में। ठीक है, नुहानी डायनेस्टी केम टू एन एंड इन 1532 एडी। हुमायूं क्या करता है, डिफीट कर देता है अफगान्स को दोहा सराय में। ठीक है ना, तो नुहानी डायनेस्टी 1532 एडी में समाप्त हो जाती है। अब नुहानी डायनेस्टी के समाप्त होने के बाद ही ध्यान में रखना है आपको कौन सी डायनेस्टी का उदय होता है, सूर डायनेस्टी का। तो जब नुहानी को हुमायूं ने समाप्त कर दिया तो यहाँ पर सूर डायनेस्टी उत्पन्न हुआ, सूर डायनेस्टी ने हुमायूं को ही समाप्त कर दिया। तो इसी तरीके से चलते रहता है। फिर देखिए 1574 एडी में कहीं ना कहीं मुगल सीज्ड पटना फ्रॉम दाऊद खान। यही दाऊद खान कर्रानी को अकबर हरा देता है और पटना उससे छीन लेता है। ठीक है, और वहाँ का ये दाऊद खान कर्रानी कौन है, सुलेमान कर्रानी का बेटा है, सुलेमान कर्रानी का बेटा है दाऊद खान कर्रानी। ठीक है ना, तो उसको हरा देता है 1574 एडी में और पटना को उससे छीन लेता है। 1575 एडी में कहीं ना कहीं बैटल ऑफ तुकारोई होता है, जिसमें दाऊद खान कर्रानी को पकड़ करके उसको मार दिया जाता है। ठीक है, और 1576 एडी में आते आते बिहार को ये मुगल सूबा बना दिया जाता है। बिहार बिकम्स मुगल सूबा। हम लोग ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं, अब देखिए उसको रिपीट करें हम लोग क्रोनोलॉजी वाइज, बस वो बात है, अंतर इतना है से। ठीक है, तो 1576 एडी में अभी दिल्ली का शासक कौन है, अकबर है। अकबर दिल्ली का शासक है, बिहार एक सूबा बन चुका है, उनका एक प्रांत बन चुका है, तो उसका एक गवर्नर होगा। तो गवर्नर सबसे पहले बनाया जाता है मुनीम खान को, मुनीम खान को बनाया जाता है गवर्नर अंडर अकबर। तो पहला गवर्नर कौन बन गया, मुनीम खान। ठीक है ना,
17 मार्च 1587 को। फिर अगला गवर्नर सूबेदार कह लीजिए वो नियुक्त किया जाता है राजा मान सिंह को। अगला सूबेदार नियुक्त किया जाता है राजा मान सिंह को। राजा मान सिंह जो है फिर वहाँ पर क्या करते हैं, भोजपुर, गिद्धौर और खड़गपुर के शासकों को वो हरा देते हैं। जो छोटे मोटे वो रिबेलियन वगैरह होते हैं सबको ये दबा देते हैं। कौन? राजा मान सिंह। तो सबसे पहले वहाँ पर नियुक्त किए जाते हैं मुनीम खान, ठीक है ना। फिर नियुक्त किया जाता है राजा मान सिंह 1587 में, ठीक है। फिर अकबर क्या करते हैं, वहाँ पर रोहतासगढ़ फोर्ट वगैरह को रिनोवेट कराते हैं। रोहतासगढ़ फोर्ट कहाँ पर है? सासाराम में। किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने रोहतासगढ़ फोर्ट बनवाया था सासाराम में। तो इसको रिनोवेशन वगैरह कराते हैं अकबर, वो सब चलिए छोड़िए। अब देखिए ये एक फैक्ट आपको याद रखना है, ठीक है ना। 1577 एडी में अकबर जो है महेश ठाकुर को मिथिला का एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करते हैं। तो मिथिला हो गया आपका नॉर्थ बिहार वाला पार्ट, है ना। तो ये नॉर्थ बिहार से रिलेटेड कहीं ना कहीं एक लोकल नेम है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि अकबर ने किसको जो है मिथिला का एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया था, ऐसे करके, ठीक है। तो उसका आंसर हो जाएगा महेश ठाकुर। अकबर ने महेश ठाकुर को मिथिला का एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया था, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है। तब ये जो महेश ठाकुर है दोस्तों, ये क्या करता है, राजनगर जो कि मधुबनी में है, मधुबनी में राजनगर नाम का जगह है, उसको अपना कैपिटल बना लेता है ना। तो अकबर जो है महेश ठाकुर को वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करता है। तो भाई अब उसको एडमिनिस्ट्रेशन करना है तो उसको भी एक राजधानी चाहिए होगी। तो वो क्या करता है, राजनगर में, मधुबनी के राजनगर में अपना कैपिटल बनाता है। तो इस तरह से आपको फैक्ट याद करते चले जाना है। यह है बीपीएससी, तो आपको फैक्ट्स याद करना ही पड़ेगा। फिर देखिए अकबर का जो लास्ट गवर्नर था बिहार में, यानी अकबर ने आसिफ खान को बिहार का लास्ट गवर्नर के रूप में नियुक्त किया था। मतलब ऐसा नहीं कि ये बिहार का लास्ट गवर्नर है, बट अकबर के द्वारा नियुक्त किया गया लास्ट गवर्नर कौन है? तो आसिफ खान है, ठीक है। अकबर के द्वारा नियुक्त किया गया बिहार का लास्ट गवर्नर कौन है? तो आसिफ खान है दोस्तों। अब अकबर के बाद दिल्ली में किसका शासन शुरू होगा? जहांगीर का। मुश्किल से 15 मिनट का और लेक्चर बचा है। आप लोग पेशेंस के साथ बने रहेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा, बहुत फायदा भी होगा। अकबर के बाद रूल होता है स्टार्ट दोस्तों जहांगीर का, ठीक है। अब 3 नवंबर 1605 से इसका रूल स्टार्ट होता है। ये सबसे पहले लाला बेग या फिर बेग बहादुर को वहाँ का गवर्नर नियुक्त कर देते हैं 1605 में ही। बिहार का गवर्नर सबसे पहले नियुक्त करेंगे किसको? लाला बेग को या फिर बेग बहादुर, ठीक है। एक ही ना आदमी है, दो नाम कह लीजिए। 1621 में ये जो जहांगीर है 1621 में ये अपना बेटा परवेज को क्या करता है, वहाँ का गवर्नर बना देता है। तो ये फर्स्ट मुगल प्रिंस टू बिकम बिहार गवर्नर, कौन? परवेज द सन ऑफ जहांगीर। परवेज द सन ऑफ जहांगीर बिकम्स द फर्स्ट मुगल प्रिंस टू बिकम द गवर्नर ऑफ बिहार। इस टाइप का स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है आपसे, हु वाज द फर्स्ट मुगल प्रिंस टू बिकम द गवर्नर ऑफ बिहार? तो परवेज द सन ऑफ मुगल रूलर, मुगल एम्पेयर जहांगीर was the first governor of बिहार, ठीक है। फर्स्ट was the governor of बिहार इन 1621, ठीक है। अब देखिए प्रिंस खुर्रम जो है, प्रिंस खुर्रम यानी आगे चल कर के ये खुर्रम भैया बन जाएंगे हमारे शाहजहां। तो बचपन में नाम कुछ और होता है, लेकिन अब जब आप शासन करेंगे तो अपना नाम खुर्रम थोड़ी रखेंगे। आइए भैया खुर्रम बाबा की जय ऐसे बोलेंगे तो अच्छा तो लगेगा नहीं। तो इसीलिए मुगल बादशाह शाहजहां। खैर, तो मुगल बादशाह शाहजहां यानी जब मुगल बादशाह नहीं बने हैं तब तो वो खुर्रम है। तो खुर्रम क्या करते हैं, रिवॉल्ट कर देते हैं अगेंस्ट जहांगीर। तो यही लक्षण है दोस्तों राजा बनने का, क्योंकि अगर आपको राजा बनना है तो जो एग्जिस्टिंग राजा है उसके अगेंस्ट आपको रिवॉल्ट करना ही होगा। पॉलिटिक्स में भी यही होता है। देखिए कोई भी हो, मोदी, राहुल गांधी, सबको देखिए भैया चाहिए पावर। तो पावर चाहिए तो जो पहले से पावर में हो उसका विरोध करो, एकदम सिंपल सा तरीका है। नहीं तो अच्छे प्यारे बच्चे बन के रहोगे, प्यारे बेटे, जहांगीर का सारा बात मान रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो तुम राजा तो नहीं बन सकते हो। अच्छे बेटे बन सकते हो बट यू कैन नॉट बिकम अ किंग। सो दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ पॉलिटिक्स। तो प्रिंस खुर्रम रिवॉल्टेड अगेंस्ट जहांगीर एंड कैप्चर्ड पटना, रोहतास एटसेट्रा फ्रॉम परवेज। तो परवेज से क्या कर लेता है, पटना, रोहतास से सब छीन लेता है। बहुत बढ़िया, यानी दिखाता है कि उसमें राज्य करने का क्वालिटी है। फिर देखिए जहांगीर के बाद यही खुर्रम यानी कि शाहजहां दिल्ली का शासक बनता है
और उसके काल में देखिए बिहार में क्या होता है, तो बिहार ज़्यादातर उसके टाइम में शांतिपूर्ण ढंग से बिहार का शासन चलता है। सबसे पहले ये खाने आलम को अपॉइंट करता है, लेकिन ये अच्छा गवर्नर नहीं है, इसलिए 1 साल के अंदर ही इसको बुला लेता है। फिर अगला गवर्नर ये अपॉइंट करता है दोस्तों मिर्ज़ा साफ़ी या फिर साइफ खान को। मिर्ज़ा साफ़ी के बारे में बस आपको इतना याद रखना है कि इसने पटना में शाही ईदगाह बनवाया। तो शाहजहां के द्वारा बिहार में नियुक्त किया गया गवर्नर मिर्ज़ा साफ़ी या फिर साइफ खान, इसने पटना में क्या बनवाया, शाही ईदगाह बनवाया। देखिए जितना माइंड में बना सकते हैं उतना बना लीजिए, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। फिर देखिए अगला गवर्नर बनता है अब्दुल्ला खान, ठीक है, 1632 एडी में, ठीक है। और इसने क्या किया, राजा प्रताप जो कि उज्जैनिया का चीफ है, तो उज्जैनिया का जो चीफ है राजा प्रताप, उसके रिवॉल्ट को ये सप्रेस कर देता है। कौन, अब्दुल्ला खान द थर्ड गवर्नर। थर्ड फोर्थ छोड़िए, नाम भी आपको उतने याद रखने की जरूरत नहीं, बट इन सबको एक चूँकि क्रोनोलॉजी में हम लोग चीज़ें समझ रहे हैं इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर अगला गवर्नर बनता है दोस्तों शाइस्ता खान। फिर अगला गवर्नर बनता है आपका जफर खान, ठीक है। तो जफर खान के बारे में आपको याद रखना है कि जफर खान बिल्ट बाग ए जफर खान, इसने एक बाग बनवाया मतलब गार्डन, ठीक है ना, ताकि इसका दिल गार्डन गार्डन हो जाए। तो जफर खान ने पटना में बनवाया बागे जफर खान, ठीक है। और दूंदी बाजार मस्जिद भी इसने बनवाया, दूंदी बाजार मस्जिद और बागे जफर खान बनवाया इसने पटना में। और जफर खान के बाद अगला जो आपका गवर्नर है वो है जुल्फ़िकार खान, और फिर अगला गवर्नर है अली वर्दी खान। और शाहजहां का पीरियड इसी तरह से ख़त्म हो जाता है। तो शाहजहां के बाद कौन आएगा, औरंगजेब, ठीक है। शाहजहां का बेटा औरंगजेब, ये अपने 3 भाइयों को, ठीक है, दारा, सूजा और मुराद तीनों को मार देगा, यानी अच्छा राजा होने का इसने पहचान दे दिया है। और फिर ये बिहार का, ये फिर दिल्ली का ये बन जाएगा बादशाह। तो औरंगजेब के टाइम में बिहार में क्या होता है, आइए उसको समझते हैं। तो सबसे पहला जो गवर्नर बनेगा दोस्तों दाऊद खान कुरैशी। औरंगजेब के टाइम में पहला गवर्नर बनता है दाऊद खान कुरैशी, और वो क्या बनाता है, औरंगाबाद जिले में बनाएगा दाऊद नगर, ठीक है ना। दाऊद खान कुरैशी द गवर्नर अंडर औरंगजेब, ही फाउंड्स द सिटी ऑफ दाऊद नगर इन द औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट। इस तरह से आपको याद हो जाएगा, आप वीडियोस को 2-3 बार देखेंगे आपको 100% याद हो जाएगा। फिर दाऊद खान कुरैशी क्या करता है दोस्तों, पलामू के जो चेरो राजा लोग हैं उनको ये हरा देता है, और अपना जो एक्सटेंट है उसको फैला देता है छोटा नागपुर तक। अब आइए दोस्तों, दाऊद खान के बाद आता है आपका जानिसार खान। दाऊद खान के बाद आता है जानिसार खान, और इसी के दौरान, इसी जानिसार खान के दौरान यहाँ पर यूरोपियन ट्रेवलर्स टेवर्नियर और बर्नियर विजिट करते हैं पटना में। तो टेवर्नियर और बर्नियर किसके दौरान विजिट करते हैं, जानिसार खान यानी औरंगजेब। दिल्ली में तो औरंगजेब ही है ना, और बिहार में कौन है, जानिसार खान है, ठीक है। तो जानिसार खान जिसको कि लश्कर खान भी बोला जाता था, ठीक है, जानिसार खान जिसको कि लश्कर खान भी बोला जाता था, तो उसी के दौरान कौन विजिट करता है दोस्तों, टेवर्नियर और बर्नियर दोनों विजिट करते हैं पटना में। आइए थोड़ा आगे देखते हैं। देखिए जानिसार खान के बाद आता है इब्राहिम खान, फिर यहाँ पर होता है सीवियर फेमाइन। ये सब बहुत ज़्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, जहाँ बहुत इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको बता दूंगा। फिर इब्राहिम खान के बाद आता है अमीर खान, फिर तरबियान खान, ये सब आते रहता है, उसे छोड़िए। 1702 एडी में आ जाइए आप सीधे 1702 एडी में औरंगजेब का जो पोता है प्रिंस अजीम, ठीक है ना, औरंगजेब का जो पोता है प्रिंस अजीम, जिसको कि ये क्या बोलेगा, आजीमू शान सहनसा, ऐसे करके गाना है ना, हाँ। तो औरंगजेब का पोता अजीमू शान जो है वो बन जाएगा सूबेदार, कहाँ का, बिहार का, ठीक है। तो 1702 एडी में औरंगजेब का पोता प्रिंस अजीम, जो कि बाद में अपना नाम क्या रख लेगा, आजीमू शान, ठीक है ना। तो आजीमू शान बन जाएगा बिहार का सूबेदार, और ये पटना को रीबिल्ड करेगा दोस्तों, पटना को रीबिल्ड करेगा और उसको रीनेम भी करेगा, और उसका नाम बना देगा अजीमाबाद। तो पटना बिकेम अजीमाबाद अंडर विच दिल्ली रूलर, तो अंदर औरंगजेब। हु वाज द सूबेदार, तो प्रिंस अजीम या फिर अजीमू शान वाज द सूबेदार ऑफ बिहार। ऐसे कर करके आपको याद रख लेना है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब देखिए लेटर मुगल्स यानी फालतू के मुगल्स, इनका उतना आपको ज़्यादा जानना नहीं है। तो लेटर मुगल्स में सबसे पहले आते हैं बहादुर शाह। जब औरंगजेब का डेथ होता है,
बहादुर शाह वह वन, जिसको आलम शाह भी बोलते हैं। तो आलम शाह, इसके दौरान वही आजिमुशान कौन रहता है, बिहार का एडमिनिस्ट्रेटर रहता है, ठीक है। और बिहार का एडमिनिस्ट्रेटर रहता है आजिमुशान, और बंगाल का नवाब रहता है फारूक सियार, ठीक है। आजिमुशान के बाद कहीं ना कहीं, आजिमुशान के बाद मुगल कंट्रोल बिहार में एकदम कमज़ोर हो जाता है। बस ये लास्ट है, तो इसके बाद रहेगा, लेकिन मतलब मुगल कंट्रोल यहाँ पे एकदम समाप्त होने के कगार पर आ चुका है। किसके टाइम में, आजिमुशान के टाइम में, ठीक बात है। अब देखिए, जब उधर ये दिल्ली में बहुत सारा प्रॉब्लम चल रहा होता है ना, तो जब दिल्ली का तख्त खाली होता है तो फारूक सियार को बनना रहता है बादशाह। तो फारूक सियार का कोरोनेशन यही पटना में ही करा दिया जाता है, क्योंकि जाएगा दिल्ली में कोरोनेशन कराने के लिए तो इसी का मंत्री इसको मार देगा, ठीक है ना। तो पटना में ही अपना कोरोनेशन करा लेता है। तो इस फैक्ट को 100% आपको याद रख लेना है, ठीक है, कि फारूक सियार वॉज द फर्स्ट मुगल एम्परर टू बी कोरोनेटेड इन पटना। बाकी सबका कोरोनेशन कहाँ होगा, दिल्ली विल्ली में होगा, दिल्ली में या आगरा में, बट फारूक सियार वॉज द फर्स्ट मुगल एम्परर हु वॉज कोरोनेटेड इन पटना। तो हु वॉज द फर्स्ट मुगल एम्परर टू बी, या फिर हु वॉज द ओनली मुगल एम्परर टू बी कोरोनेटेड इन पटना, तो फारूक सियार, ठीक बात है। फिर देखिए, फारूक सियार के बाद धीरे धीरे आप आ जाइए मोहम्मद शाह, जिसका के नाम रंगीला भी था, ठीक है ना, क्योंकि इसको नाच गाना यही सब पसंद था। और इसके टाइम पे हालांकि 19 साल तक इसका, 19 नहीं, लगभग 29 साल तक इसका रूल चला है, ठीक है ना। लेकिन इसके टाइम में दोस्तों, ये तो दारू वारू पी के सोया रहता था, और इसकी एक नाचने वाली दोस्त थी, वही मतलब पूरा दरबार चलाती थी। अब सोचिए, मुगल दरबार को कोई नाचने वाली चलाएगी, मतलब नो ऑफेंस टू डांसर्स, बट द थिंग इज दिस इज़ अ सीरियस बिजनेस, ठीक है ना। अब तुम डांस वांस करती हो तो वो बात अलग है, वो कला क्षेत्र में तुम अच्छा काम कर सकती हो, लेकिन मुगल कोर्ट को तुम चलाओ, ये सही नहीं है। और ये रंगीला बिल्कुल ही फालतू का, ये दारू के नशे में ही बस और अय्यासी में ये डूबा रहता था, सब कुछ डुबा दिया इसने दोस्तों। एनीवेज, मुझे इस बात से कोई दुख नहीं है। मोहम्मद शाह रंगीला 1719 से 1748 तक ये रूल किया, ठीक है। और बिहार का गवर्नर बना दिया इसने फकरुद्दौला को बिहार का गवर्नर बना दिया। ये फकरुद्दौला ने दोस्तों पटना में बनाया है कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो प्लीज़ रिमेंबर, हु बिल्ट कोर्ट ऑफ जस्टिस एट पटना, तो फकरुद्दौला। अब फकरुद्दौला ही कहीं ना कहीं लास्ट गवर्नर था दोस्तों, मुगल गवर्नर था बिहार का। क्योंकि आपका ये तो नाचने गाने में व्यस्त है मोहम्मद शाह रंगीला, तो दिल्ली तो ये कंट्रोल कर पाएगा कि नहीं उसकी गारंटी नहीं है, तो बिहार कहाँ से कंट्रोल होगा। तो बिहार का जो लास्ट मुगल गवर्नर था वो यही था मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा अपॉइंटेड फकरुद्दौला, ठीक है ना। तो यहाँ सारी चीज़ें समाप्त हो जाएंगी। तो लास्ट मुगल गवर्नर था बिहार का कौन, फकरुद्दौला, और ही वॉज डिसमिस्ड बाय द नवाब ऑफ बंगाल इन 1733। अब ये देखा जाता है कि बंगाल में, यानी मुगल के द्वारा अपॉइंटेड ही जो कुछ नवाब वगैरह है ना, ये सूबेदार वगैरह जो है, वो अपने आप को नवाब घोषित कर देते हैं, वो धीरे धीरे बिहार के क्षेत्र पर भी अपना कब्जा कर लेते हैं, और इसको, ये फकरुद्दौला को वहाँ से भगा देते हैं। बोलता चलो तुम भागो बेटा, अब यहाँ पर हम कैप्चर करेंगे। तो बोलता है अरे वहाँ मुगल बादशाह क्या बोलेंगे, बोला उनसे हम लोग समझ लेंगे क्या बात करना है, ठीक है। तो देखिए, ये पन्ना हो चुका है। अब देखिए, बिहार एंड नवाब्स ऑफ बंगाल। तो नवाब, अब देखिए वहाँ पर तो बंगाल का नवाब अब बिहार को रूल कर रहा है ना। तो 1733 में नवाब्स ऑफ बंगाल इस्टेब्लिश्ड देयर कंट्रोल इन बिहार, यानी जो बंगाल के नवाब थे वो लोग बिहार पर भी अपना कंट्रोल जो है जाहिर कर चुके थे। तो सबसे पहला जो बंगाल का नवाब जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं वो है अलीवर्दी खान। ज़्यादा मत कुछ जानिए, बस आप थोड़ा नाम बाई नाम जानते जाइए। तो अलीवर्दी खान कंटिन्यू रहता है 1756 तक, ठीक है ना। और इधर ये बंगाल और बिहार पर कैप्चर कर चुका है अलीवर्दी खान, और इधर मुगल क्या कर सकता है, इसको भगा सकता है, लेकिन मुगल को परेशान कौन कर रहा है, अफगान, ठीक है। इधर से अब्दाली, ठीक है। तो अहमद शाह अब्दाली वगैरह का इधर से क्या चलना शुरू हो चुका है, अटैक शुरू हो चुका है। तो इसीलिए ये मुगल जो एम्पेरर है वो उधर बिजी हैं, ये अफगान जो इन्वेडर्स हैं उनसे डील करने में। इसीलिए इधर अलीवर्दी खान आराम से बिहार में, बंगाल में अपना कब्जा जमा चुका है, ठीक है ना। और बाकी जो लोकल रिवॉल्ट्स हैं जैसे पटना के, रानी सराय वगैरह के, उसको ये सप्रेस कर दिया कौन, अलीवर्दी खान। तो सबसे पहले बंगाल का समझ लीजिए अलीवर्दी खान आएगा, ठीक है। और अलीवर्दी खान के बाद आएगा आपका सिराजुद्दौला, ठीक है, सिराजुद्दौला आएगा। और सिराजुद्दौला बिकम
नवाब ऑफ बिहार एंड बंगाल। और सिराजुद्दौला थोड़ा गर्म खून का था दोस्तों, हालांकि था तो ये बहुत एबल, ठीक है ना, लेकिन इसके साथ हो जाता है धोखा। ठीक है, चलिए उसको हम लोग और देखेंगे। तो अलीवर्दी खान के डेथ के बाद सिराजुद्दौला बिकम्स द नवाब ऑफ बिहार एंड बंगाल। ठीक है, और ये सिराजुद्दौला के टाइम में दोस्तों सोनपुर मेला बहुत फ्लरिश होता है, इसका बहुत बड़ा फेम हो जाता है। ठीक है ना, इसका फेम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है अंडर सिराजुद्दौला, यानी ये इसको बहुत ज़्यादा पैट्रोनाइज वगैरह करता है। इसीलिए अभी आज के डेट में सोनपुर मेला जो है कहीं ना कहीं इंडिया का सबसे बिगेस्ट कैटल फेयर है, और एक टाइम में सोनपुर मेला एशिया का सबसे बिगेस्ट कैटल फेयर हुआ करता था। तो खैर वो बात छोड़िए, लेकिन आज के डेट में भी सोनपुर मेला जो है वो इंडिया का सबसे बिगेस्ट कैटल फेयर है। ठीक है ना, पशु मेला में सबसे बड़ा पशु मेला भारत में सोनपुर का ही मेला होता है दोस्तों। चलिए अब कुछ और हम लोग छोटे छोटे फैक्ट्स देखते हैं, स्कैटर्ड फैक्ट्स। 1743 एडी में मराठा इन्वेजन होता है यहाँ पर अंडर पेशवा बाजीराव। कहाँ पर? इन मुंगेर एंड भागलपुर। आपको मैंने क्या बोला था कि ये मराठा क्वाइंस हम लोग को लखीसराय में भी मिला है, तो कहीं ना कहीं मराठा इन्वेजन का भी एविडेंस हम लोग को पता चलता है। ठीक है ना, तो मराठा इन्वेजन देखा गया पेशवा बाजीराव के अंतर्गत इन 1743 इन बिहार। बाकी ये सब देख लीजिए। पर्शियन एजुकेशन के सेंटर्स थे बिहार में, पटना, बिहार शरीफ, भागलपुर, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। आइए एक रिलीजन के बारे में हम लोग जानेंगे जो है सिखिज्म। सिखिज्म की शुरुआत वगैरह वैसे तो पंजाब से रिलेटेड है, लेकिन इसका बिहार से भी एक अच्छा और यूनिक कनेक्शन है, इसलिए उसको हम लोग थोड़ा सा जानेंगे दोस्तों। तो सिखिज्म के जो फाउंडर हैं बाबा नानक यानी गुरु नानक देव, यानी सिखिज्म के पहले गुरु, फर्स्ट गुरु, वो विजिट किए थे पटना में 1509 एडी में ही। और फिर पटना में ये गाय घाट में रहे थे दोस्तों, पटना के गाय घाट में रहे थे भगत जैतमल के घर में ये गुरु नानक देव जी रहे थे इन द 1509 एडी। तो गुरु नानक देव हैड विजिटेड बिहार पटना इन 1509 एडी एंड स्टेड देयर इन भगत जैतमल्स हाउस। ठीक है ना, इस चीज़ से शुरुआत करते हैं। ठीक है, फिर जो 90 गुरु थे, तो 90 गुरु थे वो कहीं ना कहीं बिहार आ गए थे भाग करके। ठीक है, 1666 एडी में इन पर काफ़ी ज़्यादा दोस्तों वो औरंगजेब जो है ना बहुत ज़्यादा इन पर जुल्म कर रहा था, मतलब उनसे इनको थोड़ा टेंशन था। और जो गुरु माता थी यानी गुरुदेव टेक बहादुर जी की जो पत्नी थी वो उस टाइम प्रेग्नेंट थी, तो वो अपने फैमिली के साथ आ गए थे बिहार। ठीक है, 1666 एडी में ही यही बिहार में ही पटना साहिब में, आज के पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म होता है, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म होता है। अब दोस्तों देखिए, कुछ जो लोग हैं, मतलब इसलिए नहीं कि वो धार्मिक गुरु हैं या कुछ, इसलिए मेरा उनके प्रति रिस्पेक्ट नहीं है। ठीक है, रिस्पेक्ट मेरा उनके कर्मों के कारण से है। अब ना इन लोग का जो एटीट्यूड था लाइफ में वो बहुत अच्छा है। जैसे गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब बोला कि आप अपना धर्म परिवर्तन करो और जिंदा रहो। अब देखिए दोस्तों, सिंपल सी बात यह है कि जब कोई सामने आपके तलवार लेकर के, बंदूक लेकर के, ठीक है, चाकू लेकर के, आग लेकर के खड़ा हो जाएगा या बड़ा सा गदा ले लेगा, बोलेगा आपके तुम्हारे माथे पटक दूंगा नहीं तो तुम अपना धर्म बदलो, नहीं तो मतलब मैं गारंटी देता हूँ कि आज के डेट में 99.99999% लोग भी जो है ना उस डर में आकर के अपना धर्म क्या सब कुछ बदल लेंगे। वो बोलेंगे मैं तुम्हें गाली दूंगा, माँ की, बहन की, कुछ भी वो सह लेंगे। ठीक है, लेकिन गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने जब ये ऑफर दिया तो इसने बोला कि मृत्यु कबूल है पर मैं अपना धर्म परिवर्तन नहीं करूँगा। अब देखिए, इस्लाम धर्म अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है, वो बात नहीं है, बट बात ये है इनका एटीट्यूड ये देखिए कि भाई मैं अपना सर झुकाऊंगा नहीं। ठीक है, अपना धर्म नहीं मैं बदलूंगा, अपना ईमान नहीं बदलूंगा। जिस चीज़ में भी मैं भरोसा करते आया हूँ उस चीज़ में मैं आगे भी भरोसा करूँगा, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है। और ऐसे लोग मुझे बहुत पसंद है, और उसी में से एक आदमी रावण भी है वैसे। ठीक है, उसने गलती की, जो की नहीं की, लेकिन हारता रह गया, हार ही गया, मारा गया, लेकिन कहीं ना कहीं अब मतलब एक कोहेरेंस इसने मेंटेन किया, मतलब अपने थॉट्स से उसने कोई गद्दारी नहीं की। वो थॉट्स किसी और को पसंद आए ना आए वो एक सेकेंडरी इशू है, बट अपने थॉट्स से उसने गद्दारी नहीं की। और ऐसा ही एक इंसान था भगत सिंह। ठीक है, अब अगर मैं ऐसा इंसान था भगत सिंह बोल दे रहा हूँ तो आप बुरा मत मानिएगा। बहुत ही मोस्ट रिस्पेक्टेड लोग हैं ये लोग मेरे लिए, क्योंकि ये लोग अपने उसूलों के साथ कभी इन लोगों ने धोखा नहीं किया।
तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक सही चीज़ में ही बिलीव करिए, ऐसे अगर ऐसा होता तो बहुत अच्छी बात है, बट कम से कम जिस चीज़ में बिलीव करिए वो तो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होना चाहिए आपका। अब जैसे आप बीपीएससी एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं फॉर एग्जांपल, तो ये बीपीएससी एग्ज़ाम या यूपीएससी एग्ज़ाम निकालने को लेकर के जो आपका बिलीफ है बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अब एक लड़की मैसेज करे तो ये नहीं कह रहे यार चलो थोड़ी देर के लिए इससे बात कर लेते हैं और फिर बाद में तो पढ़ते ही रहेंगे, ठीक है। दोस्त बोले कि चलो ना थोड़ा दारू पी करके आते हैं, तो आप सोचो अरे यार चलो आज थोड़ा ड्रिंक कर लेते हैं, कल से तो पढ़ाई करते रहेंगे। तो ये आपका क्या है, ये आप खुद को धोखा दे रहे हो। आप दुनिया को धोखा दे लो तो आप सक्सेसफुल बन जाओगे, लेकिन आप अगर खुद को धोखा दोगे तो आपसे बड़ा असफल इंसान कोई नहीं हो सकता है। खैर मैं इतना ज्ञान देता हूँ नहीं, लेकिन ये लास्ट पेज है इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा ज्ञान दे दिया। तो दोस्तों गुरु तेग बहादुर जी बिहार पटना में आते हैं 1666 AD में, और इनकी मृत्यु इनको जो है औरंगजेब इनको एग्जीक्यूट कर देता है। इनका पुत्र होते हैं गुरु गोविंद सिंह जी, जो सिख धर्म के 10वें गुरु हैं, ठीक है। और इनको जो है 9 वर्ष की आयु में ही ये गुरु बन जाते हैं, जब इनकी पिता को मार दिया जाता है औरंगजेब के द्वारा, ठीक है। तो जब इनके पिता को मार दिया जाता है औरंगजेब के द्वारा, तो गुरु गोविंद सिंह जो है बोलते हैं अब सिख जो धर्म रिलीजन है उसको वॉरियर में कन्वर्ट होना होगा, और वो फिर खालसा पंथ की स्थापना करते हैं। तो खालसा पंथ की स्थापना किसने की, तो सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने की, ठीक है, खालसा। फिर देखिए गुरु गोविंद सिंह जी ने करतारपुर पोथी को भी एक तरीके से फाइनलाइज किया और उसको गुरु ग्रंथ साहिब का पार्ट बनाया, और गुरु ग्रंथ साहिब ही आज के डेट में सिखों की गुरु है। यानी 10वें गुरु के बाद कोई भी इंसान सिख धर्म का गुरु नहीं हो सकता है। गुरु ग्रंथ साहिब जो पुस्तक है वही उनका मार्ग प्रदर्शन करेगी, ठीक है। जब भारत का पार्टीशन हुआ, भारत का विभाजन हुआ, तो पाकिस्तान से काफ़ी जो नानक पंथी लोग थे, यानी नानक के द्वारा इस्टेब्लिश्ड जो रिलीजन था, ठीक है ना, उसको बिलीव करने वाले काफ़ी सारे सिख जो है हमारे पटना में आकर के बस गए। तो दोस्तों ये है आपका मेडिएवल हिस्ट्री ऑफ बिहार, ये कंप्लीट कवरेज है, इसमें से बाहर से एक भी क्वेश्चन मेडिएवल हिस्ट्री से आपसे पूछा ही नहीं जाएगा, इस बात की 100% गारंटी है। तो देखिए 2 घंटे के अंदर आपका पूरा मेडिएवल हिस्ट्री अगर समाप्त होता है, देखिए 1 घंटे 57 मिनट, तो ये बहुत ही अच्छा सौदा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो देखिए ये बहुत बड़ा वीडियो है, यूट्यूब तो इसको सभी लोगों तक पहुंचाएगी नहीं, तो ये अब आपकी ड्यूटी बनती है कि वीडियो को कंप्लीट करते के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है, एक प्यारा सा कमेंट कर दें मेरे लिए, ठीक है। मेरे टेलीग्राम चैनल CSE विथ आनंद मोहन को ज्वाइन कर लें, ठीक है, ताकि आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकें CSE विथ आनंद मोहन पर। इसका लिंक मैं आपको कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इस वीडियो को अभी के अभी अपने व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, फेसबुक पर, हर जगह इसको शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।